अब हम लोग डिस्कस करेंगे द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ये भी विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया एक सोनेट है। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है हमारा, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस क्या है? तो ये एक सोनेट है, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला, द पोइम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, ये जो पोइम है वो सबसे पहली बार कहाँ पब्लिश हुई थी? तो पोइम्स इन टू वॉल्यूम 1807, जो विलियम बर्ड्सवर्थ का एक पोएटिक कलेक्शन आया था जिसका नाम था पोइम्स इन टू वॉल्यूम्स, और ये 1807 में आया था। तीसरे नंबर का पॉइंट है, बोला गया है दी पोइम इज रिटन इन, तो किसमें? इटालियन यानी कि पेटार्कन फॉर्म में लिखा गया है। तो ये एक पेटार्कन सोनेट है, ध्यान बनाए रखना। पेटार्कन सोनेट को ही हम इटालियन सोनेट कहते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। व्हाट मीटर इज यूज्ड इन द पोइम, इस पोइम के अंदर कौन सा मीटर यूज हुआ है? तो आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया गया है, बी ऑप्शन होगा हमारा। द ऑक्टेव राइम स्कीम ऑफ द पोइम इज, यानी कि जो हमारा पेटार्कन सोनेट होता है वो ऑक्टेव और सस्टिट में डिवाइड होता है। ऑक्टेव में 8 लाइनें होती हैं और सस्टिट में 6 लाइनें होती हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ऑक्टेव की राइम स्कीम क्या है इस पोइम की? तो ए बी बी ए, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। और इसके बाद सस्टेट जिसमें 6 लाइनें होती हैं, इसकी भी राइम स्कीम पूछी गई है। तो सी डी ई यही जनरली इसकी राइम स्कीम होती है, लेकिन सस्टेट की राइम स्कीम बदलती रहती है। अगला, बोला गया है दी पोइम क्रिटिसाइजेस, इस पोइम के अंदर किस चीज को क्रिटिसाइज किया गया है आपको बताना है। तो मटेरियलिज्म को, भौतिकवाद को, ठीक है, किसको? भौतिकवाद को जो है वो आलोचना की गई है इस कविता के अंदर। 8वें नंबर का पॉइंट है हमारा, व्हाट हैज बिकम द चीफ कंसर्न ऑफ पीपल, लोगों की मुख्य चिंता क्या बन गई है? तो कमाने और खर्च करने की होड़, यही गेटिंग एंड स्पेंडिंग, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 9 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, पीपल हैव गिवन देयर हार्ट्स अवे टू, लोगों ने अपना दिल को सौंप दिया किसको? पैसे, यानी कि पैसा कमाने में वो लगे हुए, वो अपना सारा टाइम, मन, सब कुछ पैसा कमाने में ही दे दिया है। तो मनी हो जाएगा, पीपल हैव गिवन देयर हार्ट अवे टू मनी। 10 नंबर का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएट पीपल फेल टू अप्रिशिएट, कवि के अनुसार लोग प्रकृति की सराहना करने में असफल रहते हैं, यानी कि क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, प्रकृति को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, वो असफल रहते हैं, फेल हो जाते हैं। 11 नंबर का, द पोएट विशेस टू बी अ, कवि जो है वो इसमें एक पैगन बनना चाहता है। पैगन कौन होता है? प्रकृति का पुजारी जो होता है उसको हम पैगन कहते हैं, प्रकृति का उपासक। अगला 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है जरा समझो, व्हाई डज द पोएट वांट टू बी अ पैगन, यानी कि कवि पैगन क्यों बनना चाहता है? प्रकृति के करीब रहने के लिए, टू रिमेन क्लोज टू नेचर, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 13 नंबर का क्वेश्चन है, विच टू सी गॉड्स आर मेंशन्ड इन द पोएम, कविता में किन दो समुद्री देवताओं का जिक्र किया गया है? तो दो हैं, प्रोटियस और टाइटन, प्रोटियस और टाइटन, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला 14 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है बी ले वेस्ट आवर पावर सजेस्टेड दैट ह्यूमंस, हमने अपनी शक्तियों को बर्बाद कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि इंसान जो है अपनी ऊर्जा भौतिक चीजों के पीछे बर्बाद करते हैं, भौतिक चीजों को कमाने के पीछे अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं। तो बेस्ट देयर एनर्जी इन मटेरियल परस्यूट्स, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, अ सॉर्डेड बून रेफर्स टू, सॉर्डेड बून का मतलब होता है एक घटिया वरदान। इसमें जो है किसका यूज हुआ है? दो वर्ड जो हैं कंट्राडिक्टरी यूज हुए हैं, तो आप हम बता देते हैं, एक तरफ सॉर्डेड है, एक तरफ बून है, यानी कि दोनों शब्द जो हैं वो कंट्राडिक्टरी हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब आपको कमेंट में ये करके बताना है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। बर्थलेस ब्लेसिंग यानी कि मटेरियल गेन, बोला गया है कि असार्डेड बून का मतलब होता है एक बेकार का वरदान, भौतिक लाभ, है ना। अब हम इसके कुछ वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं उनको भी। पहला क्या है, बोला गया दी वर्ल्ड इज टू मच विद अस, क्या है? एक सोनेट है और किसके द्वारा लिखा गया? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया। ये जो सोनेट है दी वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इसको 1807 में पब्लिश कराया गया था, और एक पोएटिक वॉल्यूम था, एक संग्रह था पोएम्स इन टू वॉल्यूम करके, इसमें इसको पब्लिश कराया गया था इस पोएम के लिए। और तीसरा पॉइंट है, इट इज रिटन इन पेटार्कन सोनेट फॉर्म,
ये किस में लिखा गया है? पेट्रार्कन सोनेट में लिखा गया है और इसमें जो मीटर यूज हुआ है वो आइम्बिक पेंटामीटर का यूज किया गया है। अगर हम राइम स्कीम की बात करें तो ये जो पोएम है पेट्रार्कन सोनेट यानी कि इटालियन सोनेट, ये हमारा ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइड है। तो ऑक्टेव की राइम स्कीम क्या है? ए बी बी ए बी बी ए, और सेस्टेट की राइम स्कीम क्या है? सी डी ई सी डी ई। अब सातवां पॉइंट देख लो क्या कहा गया है। सातवें पॉइंट में बोला गया द पोएम क्रिटिसाइजेस द मटेरियलिस्टिक आउटलुक ऑफ द पीपल। यह कविता लोगों की भौतिकवादी सोच की आलोचना करती है। अगला आठवां पॉइंट है हमारा गेटिंग एंड स्पेंडिंग इज शोन एज द मेन कंसर्न ऑफ लाइफ, यानी कि कमाना और खर्च करना, इस चीज को जीवन की मुख्य चिंता के रूप में दिखाया गया है इस पोएम के अंदर। 9 नंबर का पॉइंट है हमारा पीपल बेस्ड देयर एनर्जी इन वर्ल्डली परस्यूट्स। लोग अपनी ज्यादातर एनर्जी ऊर्जा सांसारिक कार्यों में, यानी कि जो भौतिक चीजें हैं हमारी मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, उन चीजों में क्या कर देते हैं? उन चीजों को कमाने में बर्बाद कर देते हैं। जितने भी हमारे सांसारिक कार्य होते हैं उसी में बर्बाद करते हैं। अगला 10 नंबर का पॉइंट देखो क्या है। 10 नंबर पे बोला गया है ह्यूमंस हैव गिवन देयर हार्ट्स अवे टू मनी। इंसानों ने अपना दिल पैसे को सौंप दिया है। उन्हें लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही उनकी जिंदगी है। पैसा हमारी लिए बहुत कुछ हो सकता है लेकिन सब कुछ नहीं। The phrase a sordid boon means a worthless blessing। A sordid boon वाक्यांश का अर्थ है एक बेकार और तुच्छ वरदान। अगला 12 नंबर का पीपल फेल टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ नेचर। लोग प्रकृति की सुंदरता की सराहना करने में असफल रहते हैं। 13 नंबर का पॉइंट है द पोएट फील्स डिसकनेक्टेड फ्रॉम नेचर। कवि स्वयं को प्रकृति से डिसकनेक्टेड यानी कि कटा हुआ महसूस करता है। 14 नंबर का पॉइंट है he wishes to be a pagan to stay close to nature। वह प्रकृति के करीब रहने के लिए एक पैगन यानी कि प्रकृति का पुजारी बनने की इच्छा रखता है। 15 नंबर का पॉइंट देखो क्या कहा गया है। 15 नंबर पे बोला गया है द पोएम हाईलाइट्स द लॉस ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यू। यह कविता आध्यात्मिक मूल्यों का ह्रास को उजागर करती है। इसमें क्षति दिखाई जाती है, हानि दिखाई जाती है। इस पोएम के अंदर दिखाया जाता है कि जो हमारे स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं। अगला नेचर इज प्रेजेंटेड एज पावरफुल एंड ब्यूटीफुल। प्रकृति को शक्तिशाली और सुंदर रूप में प्रस्तुत किया गया है इस कविता के अंदर। 17 नंबर का पॉइंट है द सी इज पर्सोनिफाइड एज वेयरिंग हर बॉजम टू द मून। बोला गया है समुद्र का यहाँ पर मानवीकरण करते हुए उसे चंद्रमा के सामने अपने वक्ष यानी कि सीने को खोलकर दिखाया गया है, यानी कि अनावृत करते हुए दिखाया गया है। अगला 18 नंबर का पॉइंट है द पोइट मेंशन सी गॉड प्रोटियस एंड ट्राइटन। कवि ने समुद्र के देवता प्रोटियस और ट्राइटन का उल्लेख किया गया है इस कविता के अंदर। और 19 और 20 नंबर की अगर हम बात करें तो द टोन ऑफ द पोएम इज सैटिरिकल एंड रिफ्लेक्टिव। इस कविता का जो स्वर है वो आलोचनात्मक और थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव है, चिंतनशील है। अगला 20 नंबर का पॉइंट है हमारा द पोएम अर्जेज अ रिटर्न टू नेचर एंड सिंपल लिविंग। अर्ज करता है, आग्रह करता है, यानी कि ये कविता जो है वो प्रकृति की ओर लौटने और सादा जीवन अपनाने का आग्रह करती है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की एक और पोएम जिसका नाम है स्कॉर्न नॉट द सोनेट। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? स्कॉर्न नॉट द सोनेट इज आल्सो नोन एज। तो सोनेट ऑन द सोनेट, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि स्कॉर्न नॉट द सोनेट को हम सोनेट ऑन द सोनेट के नाम से भी जानते हैं। अगला दूसरे नंबर का क्वेश्चन है द पोएम वाज पब्लिश्ड इन। ये पोएम 1827 में पब्लिश हुई थी। अगला द मेन पर्पज ऑफ द पोएम इज टू। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। क्या मुख्य उद्देश्य है? यानी कि सोनेट शैली की प्रशंसा करना, प्रेज द सोनेट फॉर्म। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो सोनेट फॉर्म होती है उसकी प्रशंसा करना ही इस पोएम का क्या है? मुख्य उद्देश्य है। अगला चौथे नंबर का पॉइंट है हमारा वर्ड्सवर्थ आस्क क्रिटिक्स नॉट टू द सोनेट, यानी कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ होते हैं वो आलोचकों से कहते हैं कि वे सोनेट का ना करें, क्या ना करें? तिरस्कार ना करें, स्कॉर्न ना करें उन्हें। ठीक है,
सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला 5वें नंबर का पॉइंट क्या है, बोला गया है अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के अनुसार शेक्सपियर यूज्ड द सोनेट टू एक्सप्रेस हिज, कविता के अनुसार विलियम शेक्सपियर ने सोनेट का उपयोग अपनी निजी भावनाएं व्यक्त करने के लिए किया था, पर्सनल फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए किया था। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 6 नंबर का है पेटार्क एक्सप्रेस हिज लव फॉर थ्रू सोनेट्स, इसमें यह भी बताया गया कि पेटार्क ने सोनेट के माध्यम से, जो लॉरा नाम के एक उसकी प्रेमिका थी, यानी कि पेटार्क ने सोनेट के माध्यम से ही लॉरा के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त किया था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला पेटार्क सोनेट मेनली एक्सप्रेस, जो पेटार्क के सोनेट होते हैं वो मुख्य रूप से व्यक्त करते हैं। अच्छा, उनके सोनेट को जब आप पढ़ोगे तो ज्यादातर उनके सोनेट्स में जो प्रेम में निराशा होती है, डिसअपॉइंटमेंट इन लव जो होता है वही दिखता है, तो प्रेम में निराशा नजर आती है। अगला 8वें नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट इज नॉट मेंशन्ड इन द पोएम, निम्नलिखित में से किस कवि का उल्लेख कविता में नहीं किया गया है। तो देखो दांते का किया गया है, स्पेंसर का भी किया गया है, मिल्टन का भी किया गया है, लेकिन कीट्स का जिक्र जो है नहीं किया गया है। तो ऊपर के तीनों हैं। अगला द सोनेट इज प्रेज्ड फॉर इट्स, 9 नंबर पे बोला गया है कि सोनेट की प्रशंसा उसकी संक्षिप्तता, जो कॉम्पैक्टनेस होती है उसके लिए की जाती है। कॉम्पैक्टनेस का मतलब होता है संक्षिप्तता के लिए की जानी चाहिए। 10 नंबर का पॉइंट है बसवर्थ रेफर्स टू द सोनेट एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, विलियम बसवर्थ सोनेट की को अभिव्यक्ति का एक माध्यम मानते थे। तो जो विलियम बसवर्थ थे वो सोनेट को एक क्या जोरदार फोर्सफुल मीडियम मानते थे एक्सप्रेशन का। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला शेक्सपियर अनलॉक हिज हार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है शेक्सपियर अनलॉक हिज हार्ट मींस क्या है, ही एक्सप्रेस्ड हिज इनर फीलिंग थ्रू सोनेट्स। बोला गया शेक्सपियर अनलॉक हिज हार्ट, उन्होंने अपने हृदय को खोल करके रख दिया, अर्थात उन्होंने अपने अंदर की भावनाओं को जाहिर किया। किसके माध्यम से, सोनेट के माध्यम से तो किया। तो इसीलिए कवि कहता है कि सोनेट का तिरस्कार मत करो। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर पे व्हाट हैपेंड टू मिल्टन व्हेन डिफिकल्टीज केम, बोला गया है जब मिल्टन पर मुश्किलें आई तो क्या हुआ, उसने सोनेट को एक तुरही की तरह इस्तेमाल किया, यानी कि ही यूज्ड द सोनेट एज अ ट्रम्पेट। समझ गए, तो सोनेट कम नहीं है, आप सोनेट का स्कॉन मत करिएगा, ठीक है। अगला क्या है हमारा 13 नंबर पे द सोनेट बिकम अ ट्रम्पेट इन मिल्टन्स हैंड, मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है, अ लाउड एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। मिल्टन के हाथ में सोनेट एक ट्रम्पेट बन जाता है, इसका मतलब यह है कि विचारों को जोरदार तरीके से जाहिर करना, एक्सप्रेस करना। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखो द पोएम कैन बी कॉल्ड, ये जो पोएम है इस कविता को कहा जा सकता है सोनेट का एक छोटा सा इतिहास, अ हिस्ट्री ऑफ सोनेट इन द मिनिएचर। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि द टोन ऑफ द पोएम इज, इस पोएम की टोन कैसी है, अंदाजा कैसा है, तो तारीफ करने वाला है, एप्रिसिएटिव है। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अब हम इसके कुछ वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहला पॉइंट है इस्कॉन का मतलब होता है घृणा मत करो, नॉट द सोनेट, यानी कि सोनेट से घृणा मत करो, उनका तिरस्कार मत करो। तो इस्कॉन नॉट द सोनेट इज अ सोनेट, एक सोनेट है, किसके द्वारा लिखा गया, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया। इसका दूसरा नाम है इट इज आल्सो कॉल्ड, ये कहलाता है सोनेट ऑन द सोनेट, ये भी इसको कहा जाता है। और ये कब पब्लिश कराया गया था, 1827 में इसको पब्लिश कराया गया था। और चौथे नंबर का पॉइंट है विलियम वर्ड्सवर्थ प्रेजेस द सोनेट एज अ पावरफुल पोएटिक फॉर्म, बोला गया है विलियम वर्ड्सवर्थ सोनेट को की एक शक्तिशाली काव्य विधा के रूप में प्रशंसा करते हैं। 5वें नंबर का पॉइंट देखो क्या कहा गया है, बोला गया ही एडवाइजेज क्रिटिक्स नॉट टू स्कॉन द सोनेट, वे आलोचकों को क्रिटिक्स को सलाह देते हैं कि वे सोनेट की उपेक्षा ना करें, सोनेट को स्कॉन ना करें, उससे सोनेट से घृणा ना करें। 6 नंबर का पॉइंट है दिस सोनेट इज नोन फॉर इट्स कॉम्पैक्टनेस, सोनेट अपनी कॉम्पैक्टनेस के लिए जानी जाती है। मत कॉम्पैक्टनेस का मतलब होता है संक्षिप्तता, वो 14 लाइनों की होती है तो छोटी सी ही पोइम होती है।
शेक्सपियर यूज्ड सॉनेट्स टू एक्सप्रेस हिज पर्सनल फीलिंग। शेक्सपियर ने अपनी निजी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सोनेट का उपयोग किया। 8वें नंबर का पॉइंट है शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट मींस रिवीलिंग इनर इमोशंस। शेक्सपियर अनलॉक हिज हार्ट का अर्थ है कि विलियम शेक्सपियर ने अपने आंतरिक भावों को मनोभावों को प्रकट किया किसके माध्यम से? सोनेट के ही माध्यम से। 9 नंबर का पॉइंट है पेटार्क रोड सोनेट्स एक्सप्रेसिंग हिज लव फॉर लॉरा। पेटार्क ने लॉरा के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए सोनेट लिखे। 10 नंबर का पॉइंट है हिज सोनेट्स रिफ्लेक्ट डिसअपॉइंटमेंट इन लव। उसके सोनेट में प्रेम संबंधी निराशा की झलक मिलती है। 11 नंबर का पॉइंट है कि बसवर्थ मेंशंस पोइट्स लाइक दांते तासो, ठीक है, कैम्यून्स। बोला गया है कि बसवर्थ ने दांते टैसो कैम्यून्स जैसे कवियों का उल्लेख किया है। अगला 12 नंबर का स्पेंसर एंड मिल्टन आल्सो यूज्ड द सोनेट इफेक्टिवली। स्पेंसर और मिल्टन ने भी सोनेट का प्रभावी ढंग से उपयोग किया। अगला 13 नंबर का मिल्टन यूज्ड द सोनेट एज अ पावरफुल मीडियम इन डिफिकल्ट टाइम। मिल्टन ने कठिन समय में सोनेट को एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया। 14 नंबर का पॉइंट है द सोनेट इज कंपेयर्ड टू अ ट्रम्पेट इन मिल्टन्स हैंड। बोला गया है कि मिल्टन के हाथों में सोनेट की तुलना एक ट्रम्पेट से की गई है। 15 नंबर का पॉइंट है द ट्रम्पेट सिंबलाइजेज स्ट्रॉन्ग एंड इंस्पायरिंग एक्सप्रेशन। ट्रम्पेट जो है वो सशक्त और प्रेरणादायी अभिव्यक्ति का प्रतीक है। 16 नंबर का पॉइंट है द पोएम हाइलाइट्स द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द सोनेट। यह कविता सोनेट के एक ऐतिहासिक महत्व को उजागर करती है। 17 नंबर का पॉइंट है इट प्रेजेंट्स अ मिनिएचर हिस्ट्री ऑफ द सोनेट राइटर्स। यानी कि ये सोनेट रचयिताओं का एक संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत करती है ये कविता। और नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें 18 नंबर पे द पोएम एम्फेसिस द एक्सप्रेसिव पावर ऑफ शॉर्ट पोइट्री। यह कविता लघु काव्य के यानी कि शॉर्ट पोइट्री के एक्सप्रेसिव पावर को एम्फेसिस करती है यानी कि जोर देती है। ये कविता लघु काव्य की जो अभिव्यंजक शक्ति होती है उस पर जोर देती है। 19 नंबर का है द टोन ऑफ द पोएम इज एप्रिसिएटिव एंड रिस्पेक्टफुल। यानी कि यह कविता सोनेट विधा के मूल और गरिमा का पक्ष जो है वो समर्थन करती है। ये भी कह सकते हो कि एक कविता का जो स्वर है वो बहुत ज्यादा प्रशंसात्मक, बहुत ज्यादा एप्रिसिएटिव, प्रशंसनीय है और रिस्पेक्टफुल यानी कि सम्मानपूर्ण है। और लास्ट पॉइंट है द पोएम डिफेंड्स द वैल्यू एंड डिग्निटी ऑफ द सोनेट फॉर्म। इस पोएम के अंदर सोनेट फॉर्म की वैल्यू और उसकी डिग्निटी का समर्थन करते हुए दिखाया गया है। यानी कि ये जो पोएम है वो पूरा सोनेट फॉर्म की डिग्निटी की ही बात करता है और उसकी वैल्यू की बात करती है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की एक और पोएम जिसका नाम है टेबल टर्न्ड। अगर हम दी टेबल टर्न्ड की बात करते हैं तो ये जो कविता है वो एक महत्वपूर्ण रोमांटिक कविता है जो कि 1798 में लैरिकल बैलड जो आए थे उसमें ये छपी थी। और ये कविता एक्सपेचुलेशन एंड रिप्लाई के साथ जुड़ी हुई है और उसी विषय को ये क्या करती है, आगे बढ़ाती है। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? द टेबल टर्न्ड वाज पब्लिश्ड इन, ये कब पब्लिश हुई है? 1798 में इसको पब्लिश कराया गया। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। द पोएम इज इंक्लूडेड इन विच कलेक्शन, ये जो पोएम है वो कौन से कलेक्शन में इसको इंक्लूड किया गया था? तो हमने आपको बताया था ये कविता 1798 में लैरिकल बैलड में प्रकाशित हुई थी जो कि रोमांटिक आंदोलन की शुरुआत का महत्वपूर्ण संग्रह है। तो कौन सा आ जाएगा? सी पॉइंट हमारा। ठीक है, अगला अगर हम बात करें हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन दी पोएम, इस पोएम में टोटल कितनी लाइनें हैं? तो 32 लाइनें हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। दी पोएम कंसिस्ट ऑफ, और इस पोएम में टोटल कितने स्टेंजा हैं? तो 8 स्टेंजा की एक पोएम है। ईच स्टेंजा फॉलोज द राइम स्कीम, और प्रत्येक स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है? ए बी, क्योंकि प्रत्येक स्टेंजा 4 लाइनों का है। अगला व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है? तो नेचर इज द बेस्ट टीचर, इसका क्या है? सेंट्रल आइडिया है। तो ध्यान बनाए रखना, नेचर इज द बेस्ट टीचर, यानी कि प्रकृति ही सबसे अच्छी शिक्षिका है। ये इस कविता का मुख्य विचार है।
फिर बोला गया है कि द पोएम कंपेयर्स, ये जो पोएम है वो कंपेयर किया गया है, यानी कि इस कविता की जो तुलना की गई है वो शहरी जीवन का मतलब किताबों और प्राकृतिक जीवन के बीच स्पष्ट तुलना करती है, सिटी लाइफ एंड नेचुरल लाइफ। अगला, द पोइट एड्रेसेस हिज फ्रेंड नेम्ड, यानी कि जो पोइट है वो एड्रेस करता है हिज फ्रेंड को नेम्ड। बोला गया है कि प्रकृति को पवित्र और सजीव बताया गया है, जबकि किताबों को कृत्रिम और सीमित बताया गया है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये कहा गया है कि जो पोइट होता है वो अपने दोस्त को किस नाम से संबोधित करता है, तो मैथु कह करके वो संबोधित करता है। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। मैथु इज डिस्क्राइब्ड एज अ, मैथु को डिस्क्राइब किया गया है, किस रूप में डिस्क्राइब किया गया है, बुक वार्म के रूप में, यानी कि किताबी कीड़ा के रूप में। उससे बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ किताबों में ही वो गुम रहता है। जैसे इस समय टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले, बस उन्हें पता ही नहीं है कि बाहरी दुनिया क्या है, सोशल मीडिया क्या है, बस अपनी किताबों की दुनिया में एकदम मग्न है। अगला देखो, व्हाट डज द पोइट आस्क टू हिज फ्रेंड टू डू, कवि अपने मित्र से क्या करने को कहता है, तो क्विट हिज बुक्स एंड गो टू नेचर, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। वो कहता है अपनी किताबें छोड़कर प्रकृति के पास जाएं। अगला 11 नंबर का क्वेश्चन है, लेट नेचर बी योर टीचर सजेस्ट दैट, लेट नेचर बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रकृति को अपना शिक्षक बनने दें। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि प्रकृति किताबों से बेहतर सिखाती है, यानी कि जो नेचर है वो टीच इज बेटर देन बुक्स, बी ऑप्शन हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार वन इंपल्स फ्रॉम द नेचर, वन इंपल्स फ्रॉम नेचर टीचेस मोर अबाउट, बोला कवि के अनुसार प्रकृति से मिलने वाली एक प्रेरणा हमें नैतिक अच्छाई और बुराई के बारे में ज्यादा सिखाती है। तो नैतिक अच्छाई और बुराई के बारे में, यानी कि मोरल गुड एंड एविल, सी ऑप्शन हो जाएगा। टीच इज मोर अबाउट किसके बारे में, मोरल गुड एंड इविल के बारे में। 13 नंबर का क्वेश्चन है, क्लोज अप दोज बैरन लीव्स रेफर टू, यानी कि उन बंजर पन्नों को बंद कर दो, मतलब इसका मतलब क्या है, बंजर पन्ने से मतलब वो किताबों के पन्नों को, जो किताबों के पन्ने होते हैं वो निर्जीव होते हैं, तो उनके लिए कभी कह रहा है कि क्लोज अप दोज बैरन लीव्स, उन किताबों के पन्नों को आप बंद कर दो, बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है व्हाट डज द पोएट वांट हिज फ्रेंड टू ब्रिंग, कवि अपने मित्र से क्या लाने को कहता है, तो कवि अपने मित्र से एक ऐसा मन, एक ऐसा हृदय जो देखे और ग्रहण करे, उस चीज को लाने के लिए कहता है, यानी कि अ हार्ट दैट वॉचेज एंड रिसीव, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 15 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है, क्या बोला गया है कि विच पोएम इज पेयर्ड विद द टेबल टर्न्ड, यानी कि टेबल टर्न कविता के साथ कौन सी कविता जोड़ी गई है, तो एक्सपेचुलेशन एंड रिप्लाई, एक्सपोचुलेशन एंड रिप्लाई, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कुछ वन लाइनर एमसीक्यूज को, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला है, द टेबल टर्न्ड इज अ पोएम बाय विलियम बर्ड्सवर्थ, टेबल टर्न्ड विलियम बर्ड्सवर्थ की एक प्रसिद्ध कविता है जिसमें प्रकृति के महत्व को बताया गया है। अगला दूसरा पॉइंट है, इट वाज पब्लिश्ड इन 1798 इन लैरिकल बैलड, ये कविता 1798 में लैरिकल बैलड में प्रकाशित हुई थी, यानी कि पब्लिश हुई थी, और लैरिकल बैलड से ही रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि रोमांटिक आंदोलन की शुरुआत का महत्वपूर्ण संग्रह जो है वो लैरिकल बैलड है। तीसरा पॉइंट है, द पोएम कंटेन्स 32 लाइन्स इन टोटल, यानी कि कविता में कुल 32 पंक्तियां हैं, जिससे यह एक संक्षिप्त, लेकिन देखने में 32 लाइनों की अगर ये पोएम है तो ये एक संक्षिप्त है लेकिन प्रभावशाली, बहुत ज्यादा इफेक्टिव वर्क है इनका। अगला, इट इज डिवाइडेड इनटू 8 क्वार्टेन स्टेंजास, यानी कि ये इसमें 8 क्वार्टेन में ये विभाजित है, और इसकी संरचना की बात करें तो बहुत ज्यादा व्यवस्थित और संतुलित लगती है। तो इसमें टोटल कितने 8 क्वार्टेन हैं, ठीक है। क्वार्टेन क्या होता है आप जरा कमेंट करके हमें बता दो, बहुत इजी है, सरल है। तो क्वार्टेन में कितनी लाइनें होती है बस इतना बता देना। अगला, ईच स्टेंजा फॉलोज द राइम स्कीम ए बी, यानी कि प्रत्येक स्टेंजा में 4 लाइनें हैं और उन चारों लाइनों की राइम स्कीम क्या होगी, यानी कि ए बी, ठीक है। अगला,
The subtitle of the poem is An Evening Scene on the Same Subject, most and most important है, यानी कि इसका सब टाइटल है एन इवनिंग सीन ऑन द सेम सब्जेक्ट है, जो इसके विषय को स्पष्ट करता है। 7वें नंबर का पॉइंट है द पोएम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, ये कविता एक एड्रेस के रूप में, संबोधन के रूप में लिखी गई, जिसमें ये संवेदात्मक शैली का जो शैली प्रतीत होती है। द पोइट एड्रेसेस हिज फ्रेंड मैथ्यू, कवि अपने मित्र मैथ्यू को संबोधित करता है और जिससे कविता व्यक्तिगत और जीवंत बन जाती है। अगला, मैथ्यू इज डिस्क्राइब्ड, मैथ्यू को डिस्क्राइब किया गया एज अ बुक वॉर्म। इस पोएम के अंदर मैथ्यू को किताबी कीड़ा कहा गया है, और किताबी कीड़ा कौन होता है आप जानते हो, जो अत्यधिक पढ़ाई में डूबा रहता है, उसी को हम किताबी कीड़ा कहते हैं। द पोएट आस्क्ड हिम टू गिव अप एक्सेसिव रीडिंग, कभी उसे अत्यधिक पढ़ाई छोड़ने की सलाह देता है कि आपको बहुत ज्यादा एक्सेसिव रीडिंग करने की जरूरत नहीं है, ताकि वह प्रकृति का भी अनुभव कर सके। अरे किताबों की दुनिया से भी निकल करके बाहर आओ, प्रकृति का आनंद लो, कितनी प्यारी और खूबसूरत है। लेकिन इस समय आपको प्रकृति का आनंद 1 महीने या 1.5 महीने के बाद लेना है, जब टीजीटी पीजीटी का एग्जाम खत्म हो जाए। द सेंट्रल आइडिया इज दैट नेचर इज द बेस्ट टीचर, बोला गया है कि कविता का मुख्य विचार है कि प्रकृति ही सबसे अच्छी शिक्षिका है। अगला 12 नंबर का द पोएम कंट्रास्ट सिटी लाइफ विद नेचुरल लाइफ, कविता का जो ये जो कविता है वो शहरी जीवन यानी कि किताबों और प्राकृतिक जीवन के बीच जो है, वो प्राकृतिक जीवन से मतलब नेचर, प्रकृति, इसके बीच स्पष्ट तुलना करती है। 13 नंबर का है, देखो 13 नंबर का पॉइंट क्या है, नेचर रिप्रेजेंट्स प्योरिटी व्हाइल बुक्स सिंबलाइजेज आर्टिफिशियलिटी। बोला गया है कि कौन सा 13 नंबर, यानी कि प्रकृति को पवित्र और सजीव बताया गया, जबकि किताबों को कृत्रिम और सीमित माना गया है। अगला 14 नंबर का पॉइंट क्या है, लेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेट नेचर बी योर टीचर इज द की मैसेज। और इस पोएम का जो की मैसेज है, यानी कि कविता का जो केंद्रीय संदेश है, जो प्रकृति की श्रेष्ठता को दर्शाता है कि लेट नेचर बी योर टीचर, प्रकृति को अपना शिक्षक बनने दो। अब 15 नंबर का पॉइंट देखो क्या है, बोला गया है द पोएट बिलीव्स नेचर टीचेस मॉरल वैल्यूज बेटर देन बुक्स, कवि का मानना है कि प्रकृति जो होती है, नेचर जो होती है, वो मनुष्य को नैतिक मूल्य और सच्चा ज्ञान बेहतर तरीके से सिखाती है। अगला 16 नंबर का, क्लोज अप दोज बैरन लीव्स रेफर टू बुक्स, यानी कि क्लोज अप दोज बैरन लीव्स में किताबों को, जो किताबों के बंजर पत्ते कहा गया है, मतलब ये जो किताबों के पेज होते हैं जिनमें किसी भी तरीके से कोई जान नहीं होती है, ठीक है, तो उनके लिए बोला गया है। अगला 17 नंबर का है, द पोएट एम्फेसाइजेस लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर, कवि प्रकृति के अवलोकन, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है अवलोकन के माध्यम से सीखने पर जोर देता है, ना कि केवल पुस्तकों पर निर्भर रहने पर। अगला 18 नंबर का, ही एडवाइजेस ब्रिंगिंग अ रिसेप्टिव एंड ओपन हार्ट टू नेचर, वह सलाह देता है कि हमें खुले मन और ग्रहणशील हृदय के साथ प्रकृति के पास जाना चाहिए। 19 नंबर का क्वेश्चन है, देखो 19 और 20 नंबर की अगर हम बात करें तो 19 नंबर पे द टोन ऑफ द पोएम इज इंस्ट्रक्टिव एंड परस्यूसिव, कविता का स्वर जो है वो उपदेशात्मक और प्रेरणादायक यानी कि इंस्पायरिंग है, जो पाठक को सोचने पर मजबूर करता है। 20 नंबर का है, द पोएम इज पेयर्ड विद एक्सपेचुलेशन एंड रिप्लाई, ये जो कविता है वो एक्सपेचुलेशन एंड रिप्लाई के साथ जोड़ी गई है, जो इसी विषय को एक अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका ये जो पोएम है ना, वो हमें सिखाती है कि केवल किताबों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है, प्रकृति का जो नेचर है, प्रकृति है, उसके साथ जुड़कर ही हम सच्चा ज्ञान, नैतिकता या जीवन की वास्तविकता की जो समझ होती है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता इट इज ब्यूटीएस इवनिंग कॉम एंड फ्री, इस पर आधारित कुछ एमसीक्यूज होंगे। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज कौन सा है हमारा, इट इज अ ब्यूटीएस इवनिंग कॉम एंड फ्री इज अ, ये क्या है, एक सोनेट है, ठीक है, मतलब 14 लाइनों की एक पोइम है। अगला क्या है हमारा, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, वेयर वाज द पोइम रिटन, ये पोइम जो है वो कहाँ लिखी गई, तो कैले में इसको लिखा गया है। कहाँ लिखा गया, कैले में। अच्छा, एक कैलिस लिखा होता है लेकिन इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं कैले, मात्र कैलिस। अगला
हम बात करते हैं इन विच ईयर वाज द पोएम रिटन, ये पोएम कौन सी साल लिखी गई, तो 1802 में ये लिखी गई है। ये कविता किस वर्ष लिखी गई, 1802 में। ये कविता पोएम्स इन टू वॉल्यूम 1807 में जो है वो पब्लिश हुई थी। तो चौथे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द पोएम वाज पब्लिश्ड इन पोएम्स इन टू वॉल्यूम इन 1807। पांचवें नंबर का क्वेश्चन है, द पोएम डिस्क्राइब एन इवनिंग वॉक विद, एक कविता एक संध्या एक शाम का समय होता है, ये दोनों सैर का वर्णन करती हैं यानी कि घूमने के लिए निकलते हैं, जिसमें कवि के साथ है तो उसकी बेटी कैरोलिन होती है और उन्हीं पर आधारित ये कविता है। इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। तो द पोएम डिस्क्राइब एन इवनिंग वॉक विद हिज डॉटर कैरोलिन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन द पोएम, इस पोएम में 14 लाइनें हैं, जब सोनेट है तो 14 लाइनें होंगी। अगला, द पोएम इज रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर, ये जो पोएम है सोनेट है आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। और अगर हम इसकी थीम की बात करें कि कविता का मुख्य विषय वस्तु क्या है, तो प्रकृति की पवित्रता को दिखाया गया। हॉलीनेस का मतलब होता है पवित्रता ऑफ नेचर, प्रकृति की। अगला 9 नंबर का अगर हम बात करें, द इवनिंग इज कंपेयर टू अ, यानी कि जो इवनिंग की तुलना किससे की गई है, तो नन से की गई। एक साध्वी, नन मीन्स कौन होती है, साध्वी के लिए बोलते हैं, तो उससे की गई है। 10 नंबर का पॉइंट है हमारा, व्हाट डज द पोएट फील इन द काम इवनिंग, शांत संध्या में कवि क्या महसूस करता है, तो ईश्वर की उपस्थिति महसूस करता है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ गॉड। अगला 11 नंबर का क्वेश्चन है, द साउंड ऑफ द वेव सजेस्ट, लहरों की आवाज क्या दर्शाती है, तो दिव्य उपस्थिति, डिवाइन प्रेजेंस। अगला, हाउ इज द पोइट्स डॉटर डिस्क्राइब, कवि की बेटी का वर्णन कैसे किया गया है, तो पवित्र और दिव्य तरीके से, प्योर एंड डिवाइन। 13 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज द चाइल्ड कंसिडर डिवाइन, बच्चे को दिव्य क्यों माना गया है, तो बच्चे को दिव्य इसलिए माना गया है, शी इज अनटच्ड बाय वर्ल्डली थॉट्स, क्योंकि वह सांसारिक विचारों से अभी अनटच्ड है, अछूती है। ठीक है, इसीलिए उस बच्चे को दिव्य माना गया है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, 14 नंबर पर बोला गया है, अकॉर्डिंग टू द पोइट अडल्ट्स फेल टू, कवि के अनुसार वयस्क क्या करने में असफल रहते हैं, तो प्रकृति में ईश्वर को देखने में असफल रहते हैं, वो प्रकृति में भगवान को नहीं देख पाते, सी गॉड इन नेचर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द टोन ऑफ द पोएम, इस पोएम की कविता की टोन कैसी है, तो आध्यात्मिक और चिंतनशील है, स्पिरिचुअल एंड रिफ्लेक्टिव। अब हम लोग इसके वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं उनको भी। वन लाइनर में क्या है, सबसे पहला है, देखो अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री इज अ सोनेट, क्या है, एक सोनेट है, विलियम बसवर्थ के द्वारा इसको लिखा गया है। और ये जो पोइम है वाज रिटन इन अगस्त 1802 कैले में। ठीक है, लिखा कैलेस होता है लेकिन पढ़ा कैले जाता है। तो ये कविता अगस्त 1802 में कैले में लिखी गई। अगला तीसरे नंबर का पॉइंट है, इट वाज पब्लिश्ड इन 1807 इन पोएम्स इन टू वॉल्यूम, ये 1807 में पोएम्स इन टू वॉल्यूम में प्रकाशित हुई थी। चौथे नंबर का पॉइंट है, द पोएम हैज 14 लाइंस एंड फॉलोज द सोनेट फॉर्म, ये जो कविता है इस कविता में 14 पंक्तियां हैं, 14 लाइनें हैं और ये सोनेट रूप में लिखी गई, यानी कि ये जो कविता है वो सोनेट फॉर्म को फॉलो करती है। रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर, ये कविता, इस कविता में जो मीटर का यूज हुआ है वो आइम्बिक पेंटामीटर का यूज हुआ है। और राइम स्कीम की बात करें तो राइम स्कीम इसकी क्या है, ए बी बी डबल ए डबल सी ए डी ई एफ ई। अगला 7वें नंबर का पॉइंट है, द पोएम डिस्क्राइब इवनिंग वॉक बाय द सी, कविता समुद्र के किनारे की एक संध्या सैर का वर्णन करती है। 8वें नंबर का, द पोइट इज अकम्पनीड बाय हिज डॉटर कैरोलिन, बोला गया है कवि अपनी बेटी कैरोलिन के साथ वहां पर होता है। द इवनिंग इज डिस्क्राइब एज काम पीसफुल एंड हॉली, जो इवनिंग को, शाम को शांत सुकून भरी और बहुत पवित्र बताया गया है इस पोएम के अंदर। अगला 10 नंबर का, द इवनिंग इज कंपेयर टू अ नन इन साइलेंट प्रेयर, यानी कि शाम की तुलना एक मौन प्रार्थना करती हुई साध्वी होती है, नन होती है, उससे की गई है। और वो नन क्या कर रही होती है, मौन प्रार्थना करती हुई दिखाई गई है। 11 नंबर पे, द सेटिंग सन एड्स द स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर, अस्त होता हुआ सूर्य वातावरण को आध्यात्मिक बनाता है।
12 नंबर का द पोइट फील्स द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन नेचर, जो कवि है प्रकृति में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करता है। 13 नंबर पे द साउंड ऑफ द वेव रिफ्लेक्ट्स डिवाइन प्रेजेंस, बोला गया है कि लहरों की आवाज दिव्य उपस्थिति को दर्शाती है। 14 नंबर का क्वेश्चन है द पोइट एड्रेसेस हिज डॉटर विद अफेक्शन, यानी कि कवि अपने बेटी को स्नेह पूर्वक संबोधित करता है। 15 नंबर का द चाइल्ड इज डिस्क्राइब्ड एज प्योर एंड डिवाइन, बच्चे को पवित्र और दिव्य बताया गया है। 16 नंबर का चिल्ड्रन आर क्लोजर टू गॉड देन अडल्ट्स, यानी कि बच्चे वयस्कों की तुलना में ईश्वर के अधिक निकट होते हैं। 17 नंबर का द चाइल्ड इज अनटच्ड बाय वर्ल्डली थॉट्स, बच्चा सांसारिक विचारों से अछूता होता है। 18 नंबर का है अडल्ट्स ऑफन फेल टू रियलाइज गॉड्स प्रेजेंस इन नेचर, जो अडल्ट होते हैं, बड़े लोग होते हैं यानी कि वयस्क हो जाते हैं, अक्सर प्रकृति में ईश्वर की उपस्थिति को समझ नहीं पाते। 19-20 नंबर पे देख लो द थीम ऑफ द पोएम इज द हॉलीनेस ऑफ नेचर, कविता का मुख्य विषय प्रकृति की पवित्रता है। और 20 नंबर पे द टोन ऑफ द पोएम इज स्पिरिचुअल एंड रिफ्लेक्टिव, कविता का भाव आध्यात्मिक और चिंतनशील है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की एक और पोएम जिसका नाम है माई हार्ट लीव्स अप। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा माई हार्ट लीव्स अप इज आल्सो नोन एज, इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो वो किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। रेनबो के नाम से जाना जाता है। रेनबो का मतलब होता है इंद्रधनुष, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला दूसरा क्वेश्चन है हमारा बेन बाज दी पोइम रिटिन, ये पोइम कब लिखी गई, तो 26 मार्च 1802 को इस पोइम को लिखा गया है। सी ऑप्शन हो जाएगा। और ये पोइम पब्लिश कब हुई, ये पोइम जो है वो पब्लिश हुई थी किसमें, पोइम्स इन टू वॉल्यूम, विलियम वर्ड्सवर्थ का एक पोएटिकल कलेक्शन आया था, पोएटिक कलेक्शन आया था जिसका नाम था पोइम्स इन टू वॉल्यूम, ये 1807 में आया था, उसी में इसको पब्लिश कराया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथे नंबर पे माई हार्ट लीव्स अप इज आ, एक कैसी पोइम है, तो ये एक शॉर्ट लिरिक पोइम है, ध्यान बनाए रखना। कैसी, शॉर्ट लिरिक का मतलब होता है छोटी सी जो गीतात्मक कविता नहीं होती है उसको हम बोलते हैं। अगला पांचवें नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोइम, इस पोइम की राइम स्कीम क्या है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए बी डबल सी ए बी सी डबल डी। अगला क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द पोइट्स हार्ट लीव्स अप, बोला गया है 6 नंबर पे कि किस चीज को देखकर कवि का हृदय उछल पड़ता है, तो रेनबो को देखकर कवि का हृदय जो है वो उछल पड़ता है। अगला 7वें नंबर का पॉइंट है द पोइट फेल्ट जॉय सीइंग द रेनबो इन हिज, बोला गया है कि कवि ने रेनबो को देखकर कब आनंद महसूस किया, तो उसने अपने बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था में, यानी कि तीनों ही एज में उसने रेनबो को देख करके आनंद महसूस किया, तो चाइल्डहुड, यूथ एंड ओल्ड एज। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, बोला गया व्हाट डज द पोइट विश फॉर हिज फ्यूचर, कवि अपने भविष्य के लिए क्या चाहता है, तो प्रकृति से निरंतर उसे आनंद मिलता रहे, कंटिन्यूअस जॉय फ्रॉम नेचर। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 9 नंबर का क्वेश्चन है और लेट मी डाई सजेस्ट डेट, ये जो लाइन है वो किस चीज को सजेस्ट करती है, तो ये जो लाइन है इसका अर्थ है प्रकृति के आनंद के बिना जीवन जो है वो अर्थहीन है, तो लाइफ विदाउट जॉय फ्रॉम नेचर इज मीनिंगलेस। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ये लाइन आपके एग्जाम में पूछी जाती है चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, इसका मतलब क्या है, तो इसका अर्थ है बचपन भविष्य के जीवन को आकार देता है, यानी कि चाइल्डहुड शेप्स फ्यूचर लाइफ। 11 नंबर का क्वेश्चन है व्हाई डज द पोइट वांट हिज लाइफ टू बी बाउंड बाई, कवि अपने जीवन को किससे बंधा हुआ रखना चाहता है, तो प्राकृतिक सिद्धा, उससे लगता है कि उसके अंदर जो नेचुरल पाइटी है, यानी कि जो प्रकृति में उसका विश्वास है वो हमेशा बना रहे। अगला 12 नंबर का क्वेश्चन है हमारा दी पोइम एम्फेसाइजेस कनेक्शन विद, एक कविता किससे जुड़ाव पर जोर देती है, तो ये जो कविता है जब आप इसको पढ़ोगे तो इसमें पता लगेगा कि इसमें प्रकृति से जुड़ाव पर बहुत ज्यादा जोर देती है, तो नेचर कनेक्शन। अगला दी टोन ऑफ द पोइम इज, इस पोइम का टोन कैसा है, तो जॉयफुल एंड रिफ्लेक्टिव है, जॉयफुल आनंदमय और रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है चिंतनशील। अगला क्वेश्चन है द रेनबो सिंबलाइजेज, अच्छा ये जो पोइम है दी रेनबो
यानी कि माई हार्ट लीव्स अप, तो ये किस चीज को सिंबलाइज करता है, ये किसका प्रतीक है? तो खुशी और निरंतरता का प्रतीक है, हैप्पीनेस एंड कॉन्टिन्यूटी। अगला क्वेश्चन है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है? तो अगर हम इस पोएम के मुख्य विचार की बात करें तो प्रकृति में जीवन भर आनंद, यानी कि लाइफ लॉन्ग जॉय इन नेचर, ये इसका क्या है? सेंट्रल आइडिया है। अब हम इसके वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम की पॉइंट है, देखो क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है माई हार्ट स्लीव्स अप, विलियम वर्ड्सवर्थ की एक कैसी पोइम है? लिरिक पोइम है, यानी कि ध्यान बनाए रखना, शॉर्ट लिरिक पोइम बाय विलियम बर्ड्सवर्थ, ये विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। और जो माई हार्ट हार्ट लीव्स अप है, इसका अनदर नेम यानी कि दूसरा टाइटल क्या है? द रेनबो है। और ये पोइम 26 मार्च 1802 को लिखी गई, लेकिन इसको पब्लिश कराया गया था 1807 में। और कौन से पोएटिक कलेक्शन में? पोइम्स इन 2 वॉल्यूम में। क्लियर है? इस पोइम का जो है राइम स्कीम क्या है? तो इस पोइम का राइम स्कीम है ए बी डबल सी ए बी सी डबल डी। अब 6 नंबर का पॉइंट है हमारा, बोला गया है कि द पोइट फील्स ग्रेट जॉय ऑन सीइंग अ रेनबो, जो कवि है वो इंद्रधनुष को देख करके अत्यधिक आनंद महसूस करता है। 7वें नंबर का पॉइंट हमारा कौन सा है? हिज जॉय रिमेन्स द सेम फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। बोला गया है कि उसका यह आनंद बचपन से लेकर के अडल्टहुड तक, जब वो बड़ा हो जाता है तब तक एक समान ही बना रहता है, उसका ये आनंद कभी कम नहीं होता। 8वें नंबर का पॉइंट है ही विशेस दिस जॉय टू कंटिन्यू हिज ओल्ड एज, और उसका मन है, उसकी इच्छा है कि ये जो आनंद है, ये जो जॉय है, वो उसके बूढ़े यानी कि वृद्धावस्था तक बना रहे। अगला 9 नंबर का पॉइंट है, बोला गया है कि लाइफ विदाउट जॉय फ्रॉम नेचर इज मीनिंगलेस टू हिम, और वो यहाँ तक कि कहता है कि प्रकृति के आनंद के बिना उसका जो जीवन है ना, वो एकदम मीनिंगलेस हो जाता है, अर्थहीन हो जाता है, उसके जीवन का कोई मतलब नहीं बनता। 10 नंबर का पॉइंट है और लेट मी शोज हिज डीप लव फॉर नेचर, वो लेट मी डाई, उसके प्रकृति प्रेम की गहराई को दर्शाता है। जब इस लाइन को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि पोइट जो है वो प्रकृति प्रेमी है और कितना ज्यादा उसका प्रकृति से लगाव है। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन इज अ फेमस लाइन, ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। और इसका मीनिंग होता है चाइल्डहुड एक्सपीरियंस शेप्स अडल्ट लाइफ, यानी कि बचपन के जो अनुभव होते हैं हमारे, वो वयस्क जीवन को आकार देते हैं, वो हमेशा हमारी जवानी में भी झलकती हैं वो बातें। 13 नंबर का पॉइंट है द पोएम एम्फेसाइजेस कंटिन्यूटी, क्या लिखा है? कॉन्टिन्यूटी ऑफ फीलिंग थ्रू लाइफ, यानी कि 13 नंबर पे बोला गया है कि कविता जीवन भर भावनाओं की निरंतरता पर जोर देती है। ठीक है। 14 नंबर का पॉइंट है द रेनबो सिंबलाइज जॉय एंड नेचुरल ब्यूटी, ये जो रेनबो है वो खुशी और प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है। 15 नंबर का पॉइंट देख लो क्या बोला गया है, द पोएट वैल्यूज हिज बॉन्ड विद नेचर डीपली, कवि प्रकृति के साथ अपने संबंध को बहुत महत्व देता है। अगला बोला गया है ही वांट्स हिज लाइफ टू बी गाइडेड बाय नेचुरल पाइटी, कवि ये भी चाहता है कि उसका जीवन प्राकृतिक श्रद्धा यानी कि प्रकृति में जो उसका विश्वास है वो हमेशा बना रहे। अगला द पोइम हाईलाइट इनोसेंस एंड प्योरिटी ऑफ चाइल्डहुड, कविता बचपन की जो निष्कपटता होती है, यानी कि जो प्योरिटी होती है, इनोसेंस होता है, पवित्रता होती है, उस चीज को दर्शाती है। यानी कि इस पोइम में इसी चीज को दर्शाया गया है, इनोसेंस और प्योरिटी ऑफ लाइफ को। अगला नेचर प्लेज अ वाइटल रोल इन ह्यूमन हैप्पीनेस, प्रकृति जो है मानव सुख में प्रकृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर आप ह्यूमन हैप्पीनेस, अपने अंदर हैप्पीनेस चाहते हो तो आपको प्रकृति से लगाव जरूर होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति बहुत बड़ा रोल निभाती है, बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अगला 19 नंबर का पॉइंट है द टोन ऑफ द पोएम इज जॉयफुल एंड रिफ्लेक्टिव, इस कविता की जो टोन है वो बहुत ही आनंदमय और चिंतनशील है। अगला 20 नंबर पे बोला गया है द पोएम कन्वेज लाइफ लॉन्ग लव एंड कनेक्शन विद नेचर, यह कविता जीवन भर प्रकृति के प्रति प्रेम और जुड़ाव को व्यक्त करती है। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई एक और पोएम जिसका नाम है लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। ठीक है, ये जो पोएम है ये कब पब्लिश हुई है? तो ये पोएम पब्लिश हुई है लिरिकल बैलेट 1798 में, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान बनाए रखना, लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग ये पोएम का नाम है। अगला दी पोएम कंसिस्ट ऑफ, इस पोएम के अंदर टोटल कितनी लाइनें हैं? 24 लाइनों की ये पोएम है, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला दी पोएम इज डिवाइडेड इनटू स्टेंजाज, ये जो पोएम है वो कितने स्टेंजाज में डिवाइड है? तो इसमें टोटल 6 स्टेंजा हैं
और प्रत्येक स्टेंजा 4 लाइनों का है। ईस्ट, एक मिनट, ये पोइम जो है वो टोटल कितने 6 स्टेंजास, तो कितने हो जाएंगी 4 लाइनें प्रत्येक स्टेंजा में, 6 चौक 24 है ना, तो 4 लाइनें होना चाहिए। ऑप्शन कौन सा, ईच स्टेंजा कंटेन्स, ए ऑप्शन होना चाहिए, तो ए ऑप्शन ही होगा, 4 लाइनें होंगी प्रत्येक स्टेंजा में। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है कि द राइम स्कीम ऑफ ईच स्टेंजा इज, प्रत्येक स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है, तो ए बी, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला मेन थीम ऑफ द पोएम इज, इस पोएम की मेन थीम क्या है, तो ह्यूमैनिटी वर्सेस नेचर इसकी क्या है, मेन थीम है। कविता की अगर मुख्य विषय की बात करें तो मानवता बनाम प्रकृति की बात करते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 7 नंबर का क्वेश्चन है वेयर वाज द पोएट सिटिंग इन द फर्स्ट स्टेंजा, बोला गया है कि पहले स्टेंजा में कवि कहाँ बैठा है, तो वो एक ग्रोव में बैठा है। इन अ ग्रोव का मतलब होता है उपवन कह सकते हो। अगला व्हाट डिड द पोएट हियर, 8वें नंबर पे कवि ने क्या सुना, तो पक्षियों के हजारों मिले जुले स्वरों को सुनता है। अ थाउजेंड ब्लेंडेड नोट्स का मतलब होता है स्वर, तो अ थाउजेंड ब्लेंडेड हजारों मिले जुले स्वरों को सुनता है, और वो स्वर किसके होती हैं, वो आवाजें किसकी होती हैं, चिड़ियों की। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट फीलिंग फॉलोज द पोएट पिजेंस थॉट, 9 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कवि के सुखद विचारों के बाद कौन सी भावना आती है, तो दुख आता है, सैडनेस, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला व्हाट डज नेचर नेचर डू टू द पोएट सोल, अगला 10 नंबर का पॉइंट है तो लिंक्स इट विद हर वर्क्स, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला व्हाट मेक्स द पोएट फील सैड अबाउट ह्यूमैनिटी, 11 नंबर पे, 11 नंबर पे बोला गया है व्हाट मैन हैज मेड फॉर मैन, यानी कि मानव के बारे में कवि को क्या दुखी कर देता है, मनुष्य ने मनुष्य के साथ क्या किया है, ये बात उसको परेशान कर देती है। 12 नंबर का पॉइंट है अकॉर्डिंग टू पोइट ह्यूमन आर बिजी विद, कवि के अनुसार मनुष्य किसमें व्यस्त हैं, तो भौतिकवादी चीजों में, मटेरियलिस्टिक जो थिंग्स हैं उनमें बिजी हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है हमारा द पोइट बिलीव्स दैट एवरी फ्लावर, यानी कि कवि के अनुसार प्रत्येक फूल जिस हवा में सांस लेता है उसका आनंद लेता है, यानी कि एंजॉयज द एयर इट ब्रेथ्स, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 14 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट आर द बर्ड्स डूइंग अराउंड द पोइट, यानी कि कवि के आसपास पक्षी क्या कर रहे हैं, तो कूद फांद और खेल रहे हैं। होपिंग का मतलब होता है कूदना फांदना, और प्लेइंग का मतलब होता है खेलना, तो कवि के आसपास जो पक्षी हैं वो कूद फांद कर रहे हैं और खेल रहे हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू द मूवमेंट ऑफ बर्ड सॉरी बर्ड्स सजेस्ट, बोला गया है कि पक्षियों की जो गतिविधियां हैं, मूवमेंट हैं, वो क्या दर्शाती हैं, तो उससे पता लगता है वो चिड़ियां कितनी ज्यादा खुश हैं, प्लेजर, आनंदित हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट डू दी वर्डिंग ट्विंग्स डू, बोला गया लगी जो बडिंग ट्विग्स हैं, यानी कि कली लगी टहनियां क्या करती हैं, ऐसी टहनियां जिनमें कलियां लगी हुई हैं वो क्या करती हैं, तो स्प्रेड आउट टू कैच द ब्रेज, उनका काम है हवा को पकड़ने के लिए वो फैलती हैं, ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है हमारा द पोएट बिलीव्स नेचर्स प्लान, यानी कि कवि के अनुसार प्रकृति की योजना कैसी है, तो वो बहुत होली है, पवित्र है। अगला 18 नंबर पे अगर हम बात करें द पोइट लैमेंट्स बिकॉज, कवि किस कारण शोक करता है, तो मनुष्य ने स्वयं को बिगाड़ लिया है, जो ह्यूमंस हैं हैव स्पॉइल्ड देमसेल्फ, इस बात को सोच करके उसे बड़ा दुख होता है। अगला द टोन ऑफ द पोएम, इस पोएम की टोन कैसी है, तो रिफ्लेक्टिव और सैड, यानी कि बहुत ज्यादा चिंतनशील और दुखद दिखती है। अगला अगर हम बात करते हैं 20 नंबर पे, बोला गया दी पोएम हाईलाइट्स द कंट्रास्ट बिटवीन, कविता किसके बीच के अंतर को दर्शाती है, तो प्रकृति की खुशी और मानव का दुख, इसके बीच के अंतर को दर्शाती है, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा नेचर्स जॉय एंड ह्यूमन सॉरो। अब हम इसके कुछ वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं उनको भी। क्या कहा गया है इसमें, लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई एक कविता है, पहला पॉइंट। दूसरा है इट वॉज पब्लिश्ड इन 1798 इन लैरिकल बैलड, ये 1798 में लैरिकल बैलड में प्रकाशित हुई थी। कविता में कुल कितनी पंक्तियां हैं, 24 लाइनें हैं, और इस कविता के अंदर टोटल स्टेंजा कितने हैं,
तो 6 स्टेंजा हैं और प्रत्येक स्टेंजा में कितनी लाइनें हैं? 4 लाइनें हैं, ठीक है। अगला, अगर हम इसके राइमिंग स्कीम की बात करें तो इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी, यानी कि पहली लाइन राइम करेगी तीसरी लाइन से और दूसरी लाइन राइम करेगी चौथी लाइन से। अगला, द सेंट्रल थीम इज द कंट्रास्ट बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड नेचर। बोला गया है इसका मुख्य विषय जो है वो मानवता और प्रकृति के बीच का अंतर है। 7वें नंबर का पॉइंट है द पोइट सिट्स, कवि बैठा हुआ है इन अ ग्रोव एंड लिसन्स टू नेचुरल साउंड, कवि एक उपवन में बैठ करके प्रकृति की ध्वनियों को सुनता है। 8वें नंबर का पॉइंट है ही हियर्स अ थाउजेंड ब्लेंडेड नोट्स ऑफ बर्ड्स, वह पक्षियों के हजारों मिले जुले स्वर सुनता है। 9 नंबर का पॉइंट है, बोला गया है पिजेन थॉट्स ब्रिंग सैडनेस टू हिज माइंड, सुखद विचार उसके मन में दुख उत्पन्न करते हैं। 10 नंबर का, नेचर कनेक्ट्स द पोएट सोल विद हर ब्यूटी, प्रकृति कवि की आत्मा को अपनी सुंदरता से जोड़ती है। और 11 नंबर का पॉइंट है द पोएट फील्स सारो थिंकिंग अबाउट ह्यूमन एक्शंस, मानव के कार्यों के बारे में सोचकर, यानी कि जो आदमी काम करता है उनके बारे में सोच करके कभी दुखी हो जाता है। 12 नंबर का इंपॉर्टेंट लाइन है व्हाट मैन हैज मेड फॉर मैन सोज ह्यूमन करप्शन, इससे मानव की भ्रष्टता को दर्शाता है, यानी कि मानव ह्यूमन करप्शन को इस लाइन से पता लगता है। अगला क्वेश्चन है हमारा ह्यूमंस आर लॉस्ट इन मटेरियलिज्म एंड जेलेसी, मनुष्य जो है वो भौतिकवाद और ईर्ष्या में कहीं खो गया है। 14 नंबर का पॉइंट है फ्लावर्स आर सोन इंजॉइंग द एयर दे ब्रीथ, बोला गया है कि फूलों को उस हवा का आनंद लेते हुए दिखाया गया है जिसमें वे सांस लेते हैं। 15 नंबर का पॉइंट है बर्ड्स आर सीन होपिंग एंड प्लेइंग जॉयफुली, पक्षियों को खुशी से कूदते और खेलते हुए दिखाया गया है इस पोइम के अंदर। नेचर इज फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी, प्रकृति आनंद और सामंजस्य से भरी हुई है। 17 नंबर का पॉइंट है कि वर्डिंग ट्विग्स स्प्रेड टू जॉय द जेंटल ब्रीज, यानी कि जो कली लगी टहनियां हैं वो हल्की हवा का आनंद लेने के लिए फैलती हैं। फिर 18 नंबर का पॉइंट है द पोएट बिलीव्स नेचर फॉलोज अ होली प्लान, यानी कि कवि मानता है प्रकृति एक पवित्र योजना का, होली प्लान का पालन करती है। कौन? नेचर। ही लैमेंट्स द कंडीशन ऑफ ह्यूमैनिटी, वह मानवता की स्थिति पर शोक व्यक्त करता है कि मानव की जो स्थिति है वो कितनी मिजरेबल हो गई है। अगला, द टोन ऑफ द पोएम इज रिफ्लेक्टिव एंड सारोफुल, इस कविता का जो टोन है, भाव है, वो बहुत ज्यादा चिंतनशील और दुखद है। विलियम बसवर्थ की एक और पोएम है जिसका नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो चलो हम इसके एमसीक्यूज और वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इसके बाद इसी पोएम के वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम, फ्रेंच रेवोल्यूशन का ये जो अंश है वो किससे लिया गया है? तो द प्रिल्यूड से लिया गया है, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला, बोला गया है द एक्सट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ, ये जो प्रिल्यूड से जो पार्ट लिया गया है, ये जो लाइनें ली गई हैं, इसमें कितनी लाइनें ली गई हैं? तो 40 लाइनें ली गई हैं, 40, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। इस अंश में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो 40 लाइन की। अगला, द एक्सट्रैक्ट इज इंक्लूडेड इन विच बुक ऑफ द प्रिल्यूड, बोला गया है तीसरे नंबर पे ये जो अंश है द प्रिल्यूड की किस पुस्तक में शामिल है? तो बुक नंबर जो 11 है उससे लिया गया है ये, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगला, चौथे नंबर का पॉइंट है इन विच ईयर वाज दिस पार्ट ऑफ द प्रिल्यूड रिटन, बोला गया है कि द प्रिल्यूड का यह भाग किस वर्ष लिखा गया? तो 1804 में इस भाग को लिखा गया है। 5वें नंबर का पॉइंट है द फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगन इन, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? 1789 में ये शुरू हुई थी, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 6 नंबर का पॉइंट है हमारा बसवर्थ एटीट्यूड टूवर्ड द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज, फ्रांसीसी क्रांति के प्रति विलियम बसवर्थ का दृष्टिकोण कैसा था? तो बहुत ज्यादा एंथुआजिस्टिक था। अच्छा, एंथुआजिस्टिक का मतलब होता है बहुत उत्साही, सी ऑप्शन हो जाएगा, उत्साह से भरा हुआ। 7वें नंबर का पॉइंट है हमारा व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा
क्या था? तो इसका नारा था लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, इक्वलिटी का मतलब होता है समानता और फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, नोट डाउन कर लीजिएगा। ब्लिस वाज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव रेफर्स टू। ब्लिस वाज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। टू बी यंग वाज वेरी हैविन सजेस्ट दैट, ये जो लाइन है वो किस चीज को सजेस्ट करती है? तो यूथ ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन वाज एक्साइटिंग। ये जो लाइन है टू बी यंग वाज वेरी हैविन, ये किस चीज का संकेत है? तो क्रांति के समय युवावस्था जो है वो रोमांचक थी। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 10 नंबर का पॉइंट है द एक्सट्रैक्ट मेनली रिफ्लेक्ट्स, यानी कि ये जो अंश है, ये जो लाइनें हैं मुख्यतः किसे दर्शाता है, दर्शाती हैं? तो राजनीतिक जो उत्साह है या जो उम्मीद है, आशा है, उसको दर्शाती हैं। पॉलिटिकल इंथुजिज्म एंड होप। 11 नंबर का क्या है? बसवर्थ वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ। 11 नंबर पे बोला गया है कि विलियम बसवर्थ किस आदर्श से प्रेरित थे? तो स्वतंत्रता और समानता, फ्रीडम एंड इक्वलिटी। दी टोन, अब बोला गया है 12 नंबर पे दी टोन ऑफ द एक्सट्रैक्ट, यानी कि जो अंश है इसका भाव कैसा है, टोन कैसा है? तो आनंदमय और आशावादी, जॉयफुल एंड होपफुल। अब हम लोग इसके कुछ वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। बोला गया है कि दी फ्रेंच रेवोल्यूशन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द प्रिल्यूड। फ्रेंच रेवोल्यूशन का ये जो अंश है वो दी प्रिल्यूड से लिया गया है। इसमें कुल 40 लाइनें हैं और यह दी प्रिल्यूड की बुक नंबर 11 में शामिल है, यानी कि बुक नंबर 11 जो थी उससे इन लाइनों को लिया गया है, जो 40 लाइनें हैं प्रिल्यूड की। अगला, दिस पार्ट वाज रिटन इन 1804। ये भाग जो है 1804 में लिखा गया था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में शुरू हुई थी, ध्यान बनाए रखना। द फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगेन इन 1789। अगला, बसवर्थ वेलकम द फ्रेंच रेवोल्यूशन विद ग्रेट इंथुजिज्म। विलियम बसवर्थ ने फ्रांसीसी क्रांति का बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया। द स्लोगन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। बोला गया है क्रांति का जो नारा था वो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा था। 8वें नंबर का पॉइंट है द पोएम रिफ्लेक्ट्स द पोएट्स यूथफुल एक्साइटमेंट। ये जो पोएम है वो कवि कवि के युवा उत्साह को दर्शाती है। अगला बोला गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ब्लिस वाज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव एक्सप्रेसेस जॉय ऑफ द न्यू एरा। ये जो ब्लिस वाज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव, नए युग की खुशी को व्यक्त करती है ये लाइन। और अगली लाइन में बोला गया है टू बी यंग वाज वेरी हैवन हाईलाइट द एक्साइटमेंट ऑफ यूथ। टू बी यंग वाज वेरी हैवन, युवावस्था के उत्साह को दर्शाती है ये लाइन। डॉन, डॉन सुबह होती है, ये जो डॉन है वो सिंबलाइज करती है बिगिनिंग ऑफ द न्यू एज, जैसे सुबह से एक नए दिन की शुरुआत होती है, इसीलिए सिंबल के रूप में इस शब्द का यूज किया गया है। ये एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। अगला, दी पोएम शोज होप फॉर फ्रीडम एंड इक्वलिटी। बोला गया है कविता स्वतंत्रता और समानता की आशा को दर्शाती है। 13 नंबर पे वर्सवर्थ वाज इंस्पायर्ड बाय रिवोल्यूशनरी आइडियाज। विलियम वर्सवर्थ क्रांतिकारी आइडियाज यानी कि विचारों से बहुत ज्यादा प्रेरित थे। 14 नंबर का पॉइंट है द एक्सट्रैक्ट, यानी कि ये जो भाग है, अंश है, रिफ्लेक्ट पॉलिटिकल ऑप्टिमिज्म, यानी कि यह अंश राजनीतिक आशावाद को दर्शाता है। अगला, इट शोज द इम्पैक्ट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट ऑन द पोइट। बोला गया है कि ये कविता, ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन पोइम है, कविता है, इस पर ऐतिहासिक घटनाओं का प्रभाव, यानी कि जो जितनी भी हमारी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुई थी उन घटनाओं के प्रभाव को दिखाया गया है। अगला, द टोन ऑफ द पोइम इज जॉयफुल एंड होपफुल। बोला गया है कि कविता का भाव जो है, टोन है, वो आनंदमय और आशावादी है। 17 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द पोइम सेलिब्रेट्स द स्पिरिट ऑफ चेंज एंड फ्रीडम। यह कविता परिवर्तन और स्वतंत्रता की भावना का उत्सव मनाती है। 18 नंबर का पॉइंट है, इट रिप्रेजेंट्स द रोमांटिक इंटरेस्ट इन ह्यूमन लिबर्टी।
यह मानव स्वतंत्रता में रोमांटिक रुचि को दर्शाती है। 19 नंबर का पॉइंट है द एक्सट्रैक्ट कैप्चर्स द इमोशनल रिस्पॉन्स ऑफ यूथ। यह अंश युवाओं की भावनात्मक प्रतिक्रिया को प्रस्तुत करता है। 20 नंबर का पॉइंट है इट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन हिस्ट्री। ये इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति के महत्व को उजागर करता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम बर्ड्सवर्थ की एक और पोएम जिसका नाम है सी वाज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा सी वाज अ फैंटम ऑफ डिलाइट वाज कंपोज्ड इन, कब कंपोज की गई? 1804 में इसको कंपोज किया गया। लास्ट में इसके कुछ वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स हैं, उनको भी ध्यान से देखना है और समझना है। अगला 2 नंबर का क्वेश्चन हमारा द पोएम वाज पब्लिश्ड इन, ये जो पोएम है वो कब पब्लिश हुई थी? तो पोएम्स इन 2 वॉल्यूम 1807 में इसको पब्लिश कराया गया था। द पोएम इज एड्रेस टू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सी वाज फैंटम ऑफ डिलाइट, ये जो पोएम है वो किसके लिए? तो विलियम बर्ड्सवर्थ की पत्नी थी मैरी हचिंसन, उनके लिए इसको एड्रेस किया गया है इस पोएम के लिए। तो कविता किसे संबोधित है? ध्यान बनाए रखना, मैरी हचिंसन को, ठीक है। चौथे नंबर का पॉइंट है हमारा हु वाज मैरी हचिंसन टू वर्ड्सवर्थ। बोला गया है कि मैरी हचिंसन विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए कौन थी? तो चचेरी बहन और पत्नी कह सकते हो बाद में। कई कई बुक्स में आपको उनकी क्लासमेट, और बाद में 1802 में उन्हीं से शादी कर लेती हैं तो वाइफ बन जाती है, पत्नी बन जाती हैं। इसके बाद में 5वें नंबर का पॉइंट देखो क्या है, हाउ मैनी स्टेंजाज आर देयर इन द पोएम। इस पोएम में टोटल कितने स्टेंजा हैं? 3। ईच स्टेंजा कंटेन्स, तो प्रत्येक स्टेंजा में कितनी लाइनें हैं? तो 10 लाइनें हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला इन दी फर्स्ट स्टेंजा द पोएट डिस्क्राइब्स हर एज अ, बोला गया है 7वें नंबर पे कि पहले स्टेंजा में कवि उसे किस रूप में वर्णित करता है? तो आनंद की छवि नजर आती है फर्स्ट पहले स्टेंजा में, तो विजन ऑफ डिलाइट। अगला हर आईज आर कंपेयर टू, उसके आंखों की तुलना किससे की गई है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो है इस पोएम में मैरी हचिंसन की आंखों की तुलना जो है स्टार्स ऑफ टू लाइट से किया है, सी ऑप्शन हो जाएगा, संध्या काल के तारों से। अगला 9 नंबर का क्वेश्चन है हमारा द सेकेंड स्टेंजा सी इज सोन एज आ, दूसरे स्टेंजा में उसे किस रूप में दिखाया गया है? तो मेड के रूप में। मेड का मतलब होता है ग्रोन अप वुमेन, अब वो युवा हो चुकी है, ठीक है, जवान युवती के रूप में दिखाया गया है। अगला 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारा व्हाट क्वालिटी डज सी रिटेन इवन आफ्टर ग्रोइंग अप, बड़े होने के बाद भी उसमें कौन सी विशेषता बनी रहती है? तो सुंदरता बनी रहती है, ब्यूटी जो पहले थी वो आज भी, जब वो बड़ी हो गई है तो भी सुंदरता उसके अंदर बनी हुई है। 11 नंबर का क्वेश्चन है इन दी फाइनल स्टेंजा सी इज प्रेजेंट एज अ, यानी कि फाइनल स्टेंजा में उसे किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो समर्पित पत्नी के रूप में, डिवोटेड वाइफ के रूप में, सी ऑप्शन हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट क्वालिटी इज हाईलाइटेड इन हर एज अ वाइफ, पत्नी के रूप में उसमें कौन सी विशेषता दिखाई गई है? तो प्रेमपूर्ण देखभाल और समर्पण की भावना जो है उसके अंदर दिखाई गई है। लविंग केयर, वो बहुत ही केयरिंग है, लविंग है और डिवोशनल है अपने पति के प्रति। अगला द पोएम डिस्क्राइब्स 3 स्टेजेस ऑफ हर लाइफ, कविता में उसके जीवन के 3 चरण बताए गए हैं। तो पहले चरण में गर्ल के रूप में, दूसरे चरण में मेड के रूप में यानी कि युवा के रूप में, युवा पत्नी के रूप में, और लास्ट में पत्नी, युवा लड़की यानी कि जवान लड़की के रूप में। टोन ऑफ द पोएम, इस पोएम की टोन कैसी है? इस पोएम की टोन बहुत ही एडमायरिंग और अफेक्शनेट है, यानी कि प्रशंसनात्मक कह सकते हो और स्नेहपूर्ण। अगला 15 नंबर का क्वेश्चन है हमारा द पोएम मेनली सेलिब्रेट्स, यह कविता मुख्य रूप से किसका उत्सव मनाती है? तो आदर्श नारित्व का और प्रेम का, यानी कि किसी भी महिला के अंदर जो वुमेनहुड होता है और लव होता है उसकी, उसी चीज को मुख्य रूप से सेलिब्रेट किया गया है इस पोएम के अंदर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कुछ वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स को, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं उसको भी। पोएम का नाम क्या है? सी वाज अ फैंटम ऑफ डिलाइट इज अ पोएम बाय विलियम बर्ड्सवर्थ, ये जो पोएम है वो विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। ये पोएम कब कंपोज की गई? 1804 में इसको कंपोज किया गया। और इस पोएम को पब्लिश कब कराया गया? 1807 में, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम में। ये जो पोएम है वो किसको एड्रेस की गई है? तो विलियम बर्ड्सवर्थ ने अपनी पत्नी मैरी हचिंसन को इसे संबोधित किया है, एड्रेस किया है। मैरी हचिंसन वाज बर्ड्सवर्थ कजिन एंड वाइफ,
कह सकते हो कि मैरी हचिंसन विलियम बसवर्थ की चचेरी बहन और पत्नी थी, बाद में पत्नी बन जाती हैं। अगला 6 नंबर का पॉइंट है, द पोएम कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेंजाज। इस पोएम में टोटल 3 स्टेंजा हैं और प्रत्येक स्टेंजा में 10 लाइनें हैं। 8 नंबर का पॉइंट है हमारा, द पोएम डिस्क्राइब्स 3 स्टेजेस ऑफ वुमेन लाइफ। इस पोएम के अंदर, पूरी पोएम जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इस कविता के अंदर एक स्त्री के जीवन के 3 स्टेज का वर्णन किया गया है। अगला, दीज स्टेजेस आर, और वो 3 स्टेज जो वर्णन किए गए हैं वो कौन से हैं? तीनों चरण। पहला स्टेज है गर्ल, दूसरा मेड और तीसरा वाइफ। 10 नंबर का, इन दी फर्स्ट स्टेंजा शी अपीयर्स एज अ विजन ऑफ डिलाइट। बोला गया है पहले स्टेंजा में वह आनंद की एक छवि के रूप में दिखाई देती है। इसके बाद में 11 नंबर का क्वेश्चन है, हर आइज आर कंपेयर्ड टू टोलाइट स्टार। बोला गया है कि उसकी आंखों की तुलना जो शाम के तारे नहीं होते, संध्या काल के तारे, उससे की गई है। अगला, हर हेयर इज डिस्क्राइब एज डस्की। उसके बालों को गहरे काले रंग कह सकते हो, काले रंग का बताया गया है, डस्की। अगला, इन दी सेकेंड स्टेंजा शी इज अ ग्रोन अप वुमैन। दूसरे स्टेंजा में वह एक परिपक्व यानी कि एक युवा स्त्री के रूप में दिखाया गया है। और 14 नंबर का पॉइंट है, शी रिटेन्स हर ग्रेस एंड ब्यूटी। रिटेन का मतलब होता है बनाए रखना। बोला गया है कि वह अपनी सुंदरता और उसकी जो ग्रेस होती है यानी कि गरिमा, वो हमेशा वो बनाए रखती है, युवावस्था में भी वह उसको बनाए रखती है। अगला, इन द फाइनल स्टेंजा शी इज शोन एज अ डिवोटेड वाइफ। अंतिम स्टेंजा में उसे एक समर्पित पत्नी के रूप में दिखाया गया है। 16 नंबर का पॉइंट है हमारा, शी टेक्स केयर ऑफ द पोइट विद लव एंड अफेक्शन। वह कवि के प्रेम और स्नेह की देखभाल करती है, यानी कि कवि की बहुत प्रेम के साथ और बड़ी स्नेह के साथ उसकी देखभाल करती है। इसका मतलब उसकी पत्नी जो है ना वो बहुत केयरिंग, लविंग और अफेक्शनेट पर्सनालिटी है। अगला, द पोएम सेलिब्रेट्स आइडियल वुमेनहुड। इस पोएम के अंदर, इस कविता के अंदर आदर्श वुमेनहुड यानी कि नारीत्व का उत्सव मनाया गया है। इस पोएम के अंदर किसी चीज को अगर सेलिब्रेट किया गया है तो वो चीज है आइडियल वुमेनहुड। 18 नंबर का पॉइंट है हमारा, इट शोज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ वुमन थ्रू लाइफ स्टेजेस। यह जीवन के विभिन्न चरणों में स्त्री के परिवर्तन को दर्शाया गया है, यानी कि इस पोएम के अंदर कि एक स्त्री है वो विभिन्न चरणों से गुजर करके अपने जीवन को कैसे परिवर्तित करती है और अलग अलग स्टेजेस पे जाकर के उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी क्या हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। 19 नंबर पे, द टोन ऑफ द पोएम इज एडमायरिंग एंड अफेक्शनेट। इस कविता का जो टोन है, भाव है, वो बहुत ही प्रशंसनात्मक और स्नेहपूर्ण है। लास्ट पॉइंट है हमारा, द पोएम रिफ्लेक्ट्स विलियम बसवर्थ पर्सनल लाइफ एंड इमोशन। यह कविता विलियम बसवर्थ के व्यक्तिगत जीवन और भावनाओं को दर्शाती है। विलियम बसवर्थ की हम एक और पोएम को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टू दी कुक्कू। अगर हम टू दी कुक्कू की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है, टू दी कुक्कू वाज कंपोज्ड इन, ये कब लिखी गई? तो 1802 में इसको लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, दी पोएम वाज पब्लिश्ड इन, ये जो पोएम है वो कब पब्लिश होती है? तो पोएम्स इन टू वॉल्यूम में इसको भी पब्लिश कराया जाता है। दी पोएम रिमाइंड्स अस ऑफ बसवर्थ। तीसरे नंबर का पॉइंट है टू दी कुक्कू में कि ये जो कविता है वो विलियम बसवर्थ की किस कविता की याद दिलाती है? जब हम इस पोएम को पढ़ते हैं, कौन सी पोएम को, टू दी कुक्कू को, तो हमें कौन सी पोएम याद आ जाती है? टू आ स्काईलार्क की याद आती है। अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का, बोला गया है व्हाट डज द पोएट फील ऑन हियरिंग द कुक्कूज वॉइस। कोयल, कुक्कू का मतलब होता है कोयल, कोयल की आवाज सुनकर कवि क्या महसूस करता है? तो उससे बड़ा आनंद मिलता है, बहुत जॉय फील करता है। पांचवें नंबर का पॉइंट है हमारा, बोला गया है व्हाई डज द पोएट कॉल द कुक्कू अ वॉन्डरिंग वॉइस। यानी कि कवि ने कोयल की आवाज को बहुत वॉन्डरिंग वॉइस क्यों कहता है? ये सुनाई देती है लेकिन दिखाई नहीं देती, इसलिए इट इज हियर्ड बट नॉट सीन। ये सुनाई तो दे रही है ये आवाज लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। अगला 6 नंबर का पॉइंट है, वेयर इज द पोएट लाइंग व्हाइल लिसनिंग टू द वर्ड। पक्षी की आवाज सुनते समय कवि कहाँ लेटा हुआ है? तो वो ऑन द ग्रास, घास पर लेटा हुआ है। बी ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट डज टू फोल्ड साउट सजेस्ट, ये जो शब्द हैं, ये जो फ्रेज है
वो किस चीज का, इसका अर्थ बताना है आपको। तो इसका अर्थ है अलग अलग दिशाओं में गूंजती हुई आवाज। इकोइंग साउंड का मतलब होता है गूंजती हुई आवाज फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग दिशाओं में। 8वें नंबर का पॉइंट है द कुकूज वॉइस सीम्स टू पास फ्रॉम, यानी कि कोयल की आवाज किससे किस सीमा तक जाती प्रतीत होती है, टू पास फ्रॉम हिल टू हिल। हम कह सकते हैं कोयल की आवाज जो है वो पहाड़ी से पहाड़ी तक जाती प्रतीत होती है। 9 नंबर का क्वेश्चन है हमारा द सॉन्ग ऑफ कुकू अवेकन्स द पोएट्स, कोयल का गीत कवि के किस भाव को जगाता है, तो मेमोरी एंड इमेजिनेशन वाले भाव को, स्मृति और कल्पना वाले भाव को जगाता है। अगला क्वेश्चन है द पोएट कास्ट द कुकू, 10 नंबर पे बोला गया है कि कवि जो पोएट है वो कोयल को क्या कहता है, तो कोयल को कहता है डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग। डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग का मतलब बसंत की प्रिय। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर पे द कुकू रिमाइंड्स द पोएट ऑफ हिज, जो कोयल है वो कवि को किसकी याद दिलाती है, तो उसके बचपन की याद दिलाती है, चाइल्डहुड। एज अ चाइल्ड व्हाट डिड द पोएट ट्राई टू डू, 12 नंबर पे बोला गया है कि बचपन में कवि क्या करने की कोशिश करता है, तो प्रकृति में पक्षियों को ढूंढने की कोशिश करता है, तो फाइंड द वर्ड्स इन नेचर। 13 नंबर का क्वेश्चन है हमारा व्हाई कुड द पोएट नेवर फाइंड द कुकू, कवि को कोयल कभी क्यों नहीं मिल पाती, तो वह स्वर्गीय स्थान पर रहती है इसलिए, शी ड्वेल्ट, वो रहती है इन अ हेवनली प्लेस। द कुक्कू सिंबलाइजेज, यहाँ पर कुक्कू पक्षी को किस प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है, कल्पना और रहस्य के रूप में, इमेजिनेशन एंड मिस्ट्री। 15 नंबर का क्वेश्चन है द टोन ऑफ द पोएम इज, इस कविता का भाव कैसा है, टोन कैसा है, तो बहुत ही ज्यादा आनंदमय और स्मृतिपूर्ण, जॉयफुल एंड नॉस्टैल्जिक। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कुछ वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स को, तो चलो उनको भी शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला है टू दी कुक्कू, जो पोइम है वो किसके द्वारा लिखी गई, तो विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा इसको लिखा गया है। ये इसकी रचना कब हुई, ये कब कंपोज की गई, 1802 में इस पोइम को कंपोज किया गया है। और ये पोइम जो है वो पब्लिश कब हुई टू दी कुक्कू, तो 1807 में इसको पब्लिश कराया गया था पोइम्स इन टू वॉल्यूम में। चौथे नंबर का पॉइंट है द पोइम इज अ नेचर लिरिक सेलिब्रेटिंग द कुक्कू वर्ड, यह कविता एक प्राकृतिक गीत, प्रकृति गीत, नेचर लिरिक कह सकते हो, यानी कि ये जो कविता है वो एक नेचर लिरिक है जो कोयल पक्षी का उत्सव मनाती है। 5वें नंबर का पॉइंट है द पोएट फील्स जॉय ऑन हेयरिंग द कुकूज वॉइस, जो कवि है वो कोयल की आवाज को सुनकर के आनंद महसूस करता है। 6 नंबर का पॉइंट है हमारा ही कॉल्स द कुकू अ बॉन्डिंग वॉइस, और इस पोइम के अंदर विलियम बर्ड्सवर्थ ने कुक्कू को बॉन्डिंग वॉइस कहकर के पुकारा है। अगला 7वें नंबर का पॉइंट है द वर्ड इज हियर्ड बट नॉट सीन, यहाँ पर यह पक्षी सुनाई तो देता है लेकिन दिखाई नहीं देता। द पोइट लाइज ऑन द ग्रास बाय लिसनिंग टू द वर्ड, बोला गया है कि कभी पक्षी की आवाज सुनते समय घास पर लेटा होता है। 9 नंबर का पॉइंट है दी टू फोल्ड साउंड सजेस्टेड इकोइंग साउंड, टू फोल्ड साउंड गूंजती हुई आवाज को दर्शाता है। 10 नंबर का है द वॉइस सीम्स टू ट्रेवल फ्रॉम हिल टू हिल, उसकी आवाज एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक जाती हुई प्रतीत होती है। 11 नंबर का पॉइंट है हमारा द कुकू सॉन्ग अवेकन्स द पोएट्स इमेजिनेशन, कोयल का गीत कवि की कल्पना को जागृत करता है। 12 नंबर का पॉइंट है इट रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज चाइल्डहुड मेमोरीज, यह उसे उसके बचपन की याद दिलाता है। 13 नंबर का पॉइंट है द पोइट कॉल्स द वर्ड डार्लिंग टू द स्प्रिंग, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कवि कोयल को बसंत की प्रिय यानी कि डार्लिंग डार्लिंग टू द स्प्रिंग कह करके पुकारता है। अगला एज अ चाइल्ड ही ट्राई टू फाइंड द वर्ड बट फेल्ड, बचपन में उसने पक्षी को ढूंढने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। 15 नंबर का पॉइंट है द कुकू इज एसोसिएटेड विद मिस्ट्री एंड इमेजिनेशन, कोयल जो है वो रहस्य और कल्पना से जुड़ी हुई पक्षी है। अगला बोला गया है द वर्ड इज लिंक्ड विद हेवनली और सेलेस्टियल ब्यूटी, ये कहा गया है ये जो पक्षी है कुकू वो स्वर्गीय या दिव्य सुंदरता से संबंधित है।
17 नंबर का पॉइंट है, द पोएम हाईलाइट्स द पावर ऑफ इमेजिनेशन, कविता कल्पना की शक्ति को उजागर करती है। 18 नंबर का पॉइंट है, नेचर इंस्पायर्स जॉय एंड नॉस्टैल्जिया इन द पोइट, प्रकृति कवि में आनंद और पुरानी यादें, नॉस्टैल्जिया क्या होती है, पुरानी यादों को कहते हैं, पुरानी स्मृति जो होती है उनको नॉस्टैल्जिया बोला जाता है। तो जो प्रकृति है वो कवि में आनंद और पुरानी यादों को जगाती है। 19 नंबर का पॉइंट है, द टोन ऑफ द पोएम इज जॉयफुल एंड नॉस्टैल्जिक, इस कविता का भाव जो है वो आनंदपूर्ण और स्मृतिपूर्ण है। लास्ट पॉइंट है इस पोएम का हमारा, द पोएम रिफ्लेक्ट्स विलियम वर्ड्सवर्थ लव फॉर नेचर एंड चाइल्डहुड, ये कविता वर्ड्सवर्थ के प्रकृति और बचपन के प्रति प्रेम को दर्शाती है। अब हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की एक और पोएम लाउडेमिया को डिस्कस करेंगे, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है हमारा, लाउडेमिया इज एक ऐसी पोएम है, एक नरेटिव पोएम है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद में इसके कुछ वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स हैं, उनको भी लास्ट में रखा गया है। चलो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, दी पोएम इज बेस्ड ऑन अ स्टोरी फ्रॉम दी, बोला गया एक कविता किस कहानी पर आधारित है, तो जो ट्रोजन वार हुआ था उस पर आधारित है लाउडेमिया। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वाज लाउडेमिया रिटेन, लाउडेमिया किस वर्ष लिखी गई, तो 1815 में इसको लिखा गया है, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। हु वाज प्रोटेस्टलस, चौथे नंबर का क्वेश्चन है, प्रोटेस्टिलस कौन था, तो एक यूनानी वीर था, कौन था, या ग्रीक हीरो कह सकते हो। अगला क्वेश्चन है, हु वाज लाउडेमिया, ये लाउडेमिया कौन थी, तो लाउडेमिया वाइफ ऑफ प्रोटेस्टिलस, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रोटेस्टिलस की वाइफ का नाम होता है लाउडेमिया। हु किल्ड प्रोटेस्टिलस, ये जो प्रोटेस्टिलस होता है इसको कौन मार देता है, तो इसको हेक्टर मार देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वें नंबर का, बोला गया है कि व्हाट डिड लाउडेमिया डू आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ, अपने पति की मृत्यु के बाद लाउडेमिया ने क्या किया, तो भगवान से प्रार्थना की उसने, प्रे टू गॉड, सी ऑप्शन। विच गॉड ग्रांटेड हर विश, 8वें नंबर का पॉइंट है, किस देवता ने उसकी इच्छा पूरी की, तो जोब। अगला, हाउ लॉन्ग वाज प्रोटेस्टिलस अलाउड टू मीट लाउडेमिया, 9 नंबर का क्वेश्चन है, प्रोटेस्टिलस को लाउडेमिया से मिलने के लिए कितने समय की अनुमति मिली, तो 3 घंटे की अनुमति मिली थी। अगला 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इन व्हाट फॉर्म डिड प्रोटेस्टिलस रिटर्न, प्रोटेस्टिलस किस रूप में लौटा, तो एक आत्मा के रूप में, स्पिरिट या सोल। वाई कुड लाउडेमिया नॉट टच हर हस्बैंड, 11 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, लाउडेमिया अपने पति को छू क्यों नहीं सकी, क्योंकि वह केवल आत्मा था इसीलिए नहीं छू पाई, सी वाज ओनली अ सोल। 12 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड लाउडेमिया वांट टू डू व्हेन शी सॉ हर हस्बैंड, अपने पति को देखकर लाउडेमिया क्या करना चाहती थी, उसे गले लगाना चाहती थी, एम्ब्रेस हिम, सी ऑप्शन हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड आफ्टर द 3 आवर्स एंडेड, बोला गया 3 घंटे पूरे होने के बाद क्या हुआ, तो उसके पति की आत्मा जो है वो स्वर्ग में वापस लौट गई, तो ही रिटर्न टू हेवन। 14 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डिड लाउडेमिया डू आफ्टर लॉसिंग हर हस्बैंड अगेन, अपने पति को दोबारा खोने के बाद लाउडेमिया ने क्या किया, तो अपने जीवन को त्याग दिया, गेव अप हर लाइफ, अपने जीवन को वो त्याग देती है। अगला, द पोएम मेनली शोज, इस पोएम के अंदर मुख्य रूप से क्या दिखाया गया है, तो प्रेम और समर्पण दिखाया गया है, लव एंड डिवोशन। ठीक है, अब हम लोग इसके कुछ वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं भाई उनके लिए भी। लाउडेमिया इज अ नरेटिव पोइम, ये क्या है, एक लॉन्ग नरेटिव पोइम है, किसके द्वारा लिखी गई, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। ये कब लिखी गई थी लाउडेमिया, 1815 में लिखी गई थी, और ये ट्रोजन वार की एक कहानी पर आधारित पोइम है, तो इट इज बेस्ड ऑन अ स्टोरी फ्रॉम द ट्रोजन वार। अगला, प्रोटेस्टिलस इज अ ग्रीक हीरो इन द पोइम, इस पोइम में ग्रीक हीरो दिखाया जाता है, एक यूनानी वीर होता है और उसका नाम होता है इस कविता के अंदर प्रोटेस्टिलस। प्रोटेस्टिलस की पत्नी का नाम लाउडेमिया होता है, तो लाउडेमिया इज द वाइफ ऑफ प्रोटेस्टिलस। अगला, प्रोटेस्टिलस इज किल्ड बाय हेक्टर इन द वार, युद्ध में प्रोटेस्टिलस युद्ध में हेक्टर द्वारा मारा जाता है, यानी कि हेक्टर प्रोटेस्टिलस को
युद्ध में मार देता है। 7वें नंबर का पॉइंट है लॉडेमिया डीपली लव्स हर हस्बैंड। लॉडेमिया जो है अपने पति को बहुत ज्यादा प्रेम करती है, प्यार करती है। सी प्रेज टू गॉड टू ब्रिंग हर हस्बैंड बैक। वह अपने पति को वापस लाने के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। जोब ग्रांट्स हर विश। जो जोब होते हैं उसकी इच्छा को पूरी कर देते हैं, किसकी? लॉडेमिया की। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रोटेस्टिलस इज अलाउड टू मीट हर फॉर 3 आवर्स। प्रोटेस्टिलस को उससे मिलने के लिए 3 घंटे की अनुमति मिलती है। अगला, ही रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ द सोल। और जब वह उससे मिलने के लिए आता है प्रोटेस्टिलस लाउडेमिया से, तो कौन सी फॉर्म में आता है? तो वह एक आत्मा के रूप में लौटता है, आत्मा बन करके आता है। अगला, लाउडेमिया कैन नॉट टच हर हस्बैंड। और इसी कारण लाउडेमिया जो है वो अपने पति को छू नहीं पाती, टच नहीं कर पाती। सी विशेस टू एम्ब्रेस हर बट फेल्स। यानी कि वह अपने पति को अपने गले लगाना चाहती है लेकिन असफल रहती है, क्योंकि वो एक सोल होता है, आत्मा होती है, स्पिरिट होती है। अगला, आफ्टर 3 आवर्स से रिटर्न टू हेवन। और जब 3 घंटे पूरे हो जाते हैं उसके बाद उसके पति की आत्मा फिर से स्वर्ग वापस लौट जाती है। 15 नंबर का क्वेश्चन है लॉडेमिया कैन नॉट बियर द सेकंड सेपरेशन। जो है लॉडेमिया दूसरी बार के सेपरेशन को, बिछड़ने को सहन नहीं कर पाती और इसलिए वो भी अपने जीवन को त्याग देती है। सी गिव्स अप मींस छोड़ देती है, त्याग देती है हर लाइफ आउट ऑफ ग्रिफ, अपने पति के वियोग में। अगला, द पोएम हाइलाइट्स डीप लव एंड डिवोशन। इस पोएम के अंदर ये दिखाया गया है कि पति पत्नी के बीच में कितना गहरा प्रेम और समर्पण दिखाया गया है। अगला, इट आल्सो शोज द पेन ऑफ सेपरेशन। और इस पोएम के अंदर जो है सेपरेशन के दर्द को भी दिखाया गया है। अगला, द टोन ऑफ द पोएम इज ट्रेजिक एंड इमोशनल। इस कविता की अगर हम टोन की बात करें, भाव की बात करें, तो बहुत ही दुखद और भावनात्मक नजर आती है। और इस पोएम का लास्ट पॉइंट, द पोएम रिफ्लेक्ट्स द थीम ऑफ लव बियॉन्ड डेथ। ये कविता मृत्यु के बाद भी प्रेम के विषय को दर्शाती है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम बर्ड्सवर्थ की एक और पोएम जिसका नाम है पीटर बेल। और ये विलियम बर्ड्सवर्थ की जो सीरीज हमने चालू की थी आपके लिए, ठीक है, ये उसकी लास्ट पोएम है। मुझे लग रहा है 25 से 30 पोएम हमने डिस्कस कर ली हैं। और जितने भी इनके इंपॉर्टेंट वर्क थे या थोड़े कम भी इंपॉर्टेंट वर्क थे, पोएम्स थी, वो सब हमने एक साथ डिस्कस कर लिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उनको चेक भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। सारा सिलेबस पूरा टीजीटी का पूरा सिलेबस एकदम डिटेल्ड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। पीटर बेल इज अ पोएम। वो कैसी पोएम है? पीटर बेल भी एक नैरेटिव पोएम है। तो ए सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड बर्ड्सवर्थ बिगिन राइटिंग पीटर बेल। बर्ड्सवर्थ ने पीटर बेल लिखना कब शुरू किया? तो 20 अप्रैल 1798 को, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। तीसरे नंबर का पॉइंट है, पीटर बेल वाज रिटन इन। ये जो पीटर बेल है वो लिखी गई कब? लिखी गई 1798 में लिखी गई। और बोला गया है कि व्हेन वाज पीटर बेल फर्स्ट पब्लिश्ड। तो इसकी पब्लिशिंग डेट आपको ध्यान बनाए रखना है कि पीटर बेल पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? तो 1819 में। और 1819 में भी इनका एक पोएटिक कलेक्शन आया था मिसलेनियस पोएम्स करके, 20 में आया था वो, तो उसी में इसको जो है पब्लिश कराया गया था। देखो ये वही क्वेश्चन आ गया है, इन विच कलेक्शन वाज पीटर बेल इंक्लूडेड। पीटर बेल किस संग्रह में शामिल किया गया था? तो मिसलेनियस पोएम्स 1820 करके एक पोएटिक कलेक्शन आया था, ठीक है, उसमें इसको शामिल किया गया था। और पोएम्स इन 2 वॉल्यूम जो है वो 1807 में आया था। लिरिकल बैलेड 1798 में आए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीटर बेल वाज रिटन एज अ रिप्लाई टू। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीटर बेल किसके रिप्लाई में लिखा गया था? तो राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर जो एसटी कॉलरेज के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है, उसके रिप्लाई में विलियम बर्ड्सवर्थ ने पीटर बेल लिखा। या पीटर बेल के रिप्लाई में जो है वो एसटी कॉलरेज ने राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर लिखा, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा। पीटर बेल किसके उत्तर यानी कि रिप्लाई के रूप में लिखा गया था? तो द राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर। 7वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हु रोट द राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर। तो एसटी कॉलरेज के द्वारा इसको लिखा गया है, सैमुअल टेलर कॉलरेज। 8वें नंबर का पॉइंट है हमारा, हु रोट पीटर बेल द थर्ड। अब एक नया क्वेश्चन आया है, एक तो पीटर बेल है और एक और पोएम है पीटर बेल द थर्ड। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पीबी शैली के द्वारा। पीटर बेल द थर्ड, पीबी शैली, खाली पीटर बेल जो है वो विलियम बर्ड्सवर्थ। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है, इससे कई
कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। 9 नंबर का है द आइडिया ऑफ द पोएम केम फ्रॉम एन एंशिएंट एज। इस कविता का विचार किस घटना से आया था? तो 1793 की घटना से आया था। अब आगे वेयर डिड विलियम बसवर्थ मीट द वाइल्ड रोवर। 10 नंबर का क्वेश्चन है विलियम बसवर्थ ने वाइल्ड रोवर से कहा मुलाकात की थी? तो बाई घाटी में, बाई वैली में, बी ऑप्शन हो जाएगा। हु वाज द वाइल्ड रोवर? ये वाइल्ड रोवर कौन था? तो वाइल्ड रोवर एक वैग्रेंट था, घुमक्कड़ी था, कह सकते हो भिखारी कह सकते हो, वैग्रेंट। ए ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 12 नंबर का क्वेश्चन है हमारा बसवर्थ रीड द पोएम अलाउड एट। विलियम बसवर्थ ने एक कविता कहां पढ़ करके सुनाई थी? तो अल्फॉक्सडन में, अल्फॉक्सडन, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 13 नंबर का क्वेश्चन है हु लिसन्ड द पोएम एट अल्फॉक्सडन। अल्फॉक्सडन में इस कविता को किसने सुना? तो विलियम हैजलिट ने, सी ऑप्शन हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है हु रोट अ पैरोडी टाइटल्ड पीटर वेल अ लिरिकल बैलेड। बोला गया पीटर वेल अ लिरिकल बैलेड काव्य व्यंग्य यानी कि पैरोडी किसने लिखा? तो ये किसने लिखा था? जॉन हैमिल्टन रेनॉल्ड्स ने, सी ऑप्शन। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन गए। पीटर वेल विलियम बसवर्थ की है, पीटर वेल द थर्ड पीबी शैली की है, अब पीटर वेल अ लिरिकल बैलेड जो है वो जॉन हैमिल्टन की है, ठीक है ना। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है पीटर बेल मेनली बिलोंग्स टू दी पीरियड। पीटर बेल मुख्य रूप से किस युग से संबंधित है? तो रोमांटिक एज से है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि विलियम बसवर्थ रोमांटिक एज से बिलोंग करते थे, तो ये उनकी द्वारा लिखे गए जो वर्क हैं वो भी रोमांटिक एज से होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स को, तो चलो उनको भी देख शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम की पॉइंट्स क्या है? पीटर बेल क्या है? एक नैरेटिव पोइम है, किसके द्वारा लिखी गई? विलियम बसवर्थ के द्वारा इसको लिखा गया। और ये कब लिखी गई है? तो ये लिखी गई है 1798 में, ध्यान बनाए रखना, ठीक है। विलियम बसवर्थ बिगेन राइटिंग इट ऑन 20 अप्रैल, यानी कि 20 अप्रैल 1798। अब यहीं से ध्यान बनाए रखना कि विलियम बसवर्थ ने इसे 20 अप्रैल 1798 को लिखना शुरू किया, लेकिन पहली बार इसको प्रकाशित कराया था 1819 में, ठीक है। तो दी पोएम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1819। और इसके बाद ये जो है किस में पब्लिश कराई गई थी? तो इट वाज लेटर इंक्लूडेड, और इसके बाद इसको इंक्लूड कराया गया था। इनका एक पोएटिक कलेक्शन आया था मिसलेनियस पोएम्स 1820, उसमें भी इसको पब्लिश कराया गया, इंक्लूड किया गया, ठीक है। 6 नंबर का है दी पोएम वाज नॉट इंक्लूडेड इन लिरिकल बैलेड। इस पोएम को लिरिकल बैलेड में इंक्लूड नहीं किया गया, नहीं तो समझ लो 1798 में लिखना शुरू करा तो ये लिरिकल बैलेड का हिस्सा होगी नहीं। अगला 7वें नंबर का पॉइंट है हमारा पीटर वेल वाज रिटन एज अ रिप्लाई। बोला गया है कि पीटर वेल जो है वो सैमुअल टेलर कॉलरिज की द राइम ऑफ द एंशिएंट मैनर के रिप्लाई के रूप में लिखी गई थी। अगला 8वें नंबर का पॉइंट है द पोएम वाज इंस्पायर्ड बाय एन एंशिएंट बाय एन इंसिडेंट इन 1793। यानी कि ये जो कविता है पीटर बेल वो 1793 की एक घटना से प्रेरित है। और 9 नंबर का पॉइंट है विलियम बसवर्थ मेट अ वाइल्ड रोवर इन दी बे वैली। बोला गया है कि विलियम बसवर्थ ने वाइल्ड रोवर से बाई घाटी जो थी, बाई वैली थी, उसमें मुलाकात की। तो वाइल्ड रोवर से विलियम बसवर्थ ने कहा मुलाकात की? तो बाई वैली में। अगला 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारा द वाइल्ड रोवर वाज अ वैग्रेंट हु टोल्ड स्ट्रेंज स्टोरीज। वाइल्ड रोवर एक घुमक्कड़ था, एक भिखारी था, वैग्रेंट था, जो अजीब कहानियां सुनाता था। अगला 11 नंबर का पॉइंट है द कैरेक्टर ऑफ पीटर बेल इज बेस्ड ऑन दिस वैग्रेंट। जो कैरेक्टर पीटर बेल है, यानी कि पीटर बेल का चरित्र इसी घुमक्कड़ की कहानी पर आधारित है, या ये कह सकते हो इसी घुमक्कड़ पर आधारित है, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस वैग्रेंट, इसी घुमक्कड़ पर। विलियम बसवर्थ रीड द पोएम अलाउड एट अल्फॉक्सडन। विलियम बर्ड्सवर्थ ने यह कविता अल्फॉक्सडन में जोर से पढ़ी। अगला विलियम हैजलेट लिसन टू द पोएम देयर। विलियम हैजलेट ने वहां इस कविता को सुना। पर्सी बिसी शैली पीबी शैली रोड पीटर बेल द थर्ड। हमने कहा पीटर बेल बर्ड्सवर्थ ने लिखी, लेकिन पीटर बेल द थर्ड पीबी शैली ने लिखी। अगला जॉन हैमिल्टन रेनॉल्ड्स रोड अ पैरोडी ऑफ द पोएम। इस पोएम की पैरोडी किसने लिखी? जॉन हैमिल्टन ने। दी पोएम बिलोंग टू अ रोमांटिक पीरियड। ये पोएम जो है वो रोमांटिक एज से बिलोंग करती है। 17 नंबर का पॉइंट है इट रिफ्लेक्ट्स
विलियम बर्ड्सवर्थ इंटरेस्ट इन कॉमन पीपल, ये आम लोगों के प्रति विलियम बर्ड्सवर्थ की रुचि को दर्शाती है ये पोइम। 18 नंबर का पॉइंट है द पोइम इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंस, ये कविता वास्तविक जीवन के अनुभव पर आधारित है। अगला बोला गया है इट शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ मेमोरी एंड इमेजिनेशन, इसमें स्मृति और कल्पना यानी कि मेमोरी और इमेजिनेशन का प्रभाव दिखाई देता है। और लास्ट पॉइंट द टोन ऑफ द पोइम इज रिफ्लेक्टिव एंड नरेटिव, इस कविता का जो भाव है, टोन है, वो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव है, चिंतनशील है और नरेटिव है, कथात्मक है। ठीक है, तो आज हमारी विलियम बर्ड्सवर्थ की मुझे लग रहा है सारी पोइम डिस्कस होगी, ज्यादातर हैं जो इंपॉर्टेंट हैं टीजीटी पीजीटी के लिए। ठीक है, वो सभी हमने डिस्कस कर दी। आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, विलियम बर्ड्सवर्थ के नाम से बनी हुई है। ठीक है, उसमें विलियम बर्ड्सवर्थ पर आधारित जितने भी हमने वीडियोस बनाए हैं वो सब एक साथ आपको मिल जाएंगे, कहीं पर भी ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं होगी, सबको सीक्वेंस में एकदम पढ़ाया गया है आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों। अब हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम बर्ड्सवर्थ की एक और पोइम जिसका नाम है द कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर। अगर हम द कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर की बात करते हैं तो इसको लिखा गया था 1806 में और पब्लिश हुआ था उसकी अगले साल 1807 में पोइम्स इन टू वॉल्यूम में। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले एमसीक्यूज और बाद में वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स हैं। ठीक है ना, तो चलो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, द कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर वाज कंपोज्ड इन, इसको कब लिखा गया, तो 1806 में इसको लिखा गया है। द पोइम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, सबसे पहली बार ये कब पब्लिश हुई थी, तो 1807 में पोइम्स इन टू वॉल्यूम में। अगला द पोइम इज रिटन इन, ये पोइम जो है वो किस में लिखी गई है, इसमें मीटर कौन सा यूज हुआ है, तो एम्बिक पेंटामीटर एंड हीरोइक कपलेट में इस पोइम को लिखा गया है। एम्बिक पेंटामीटर, हीरोइक कपलेट। चौथे नंबर का पॉइंट है द पोइम वाज कंपोज्ड आफ्टर द डेथ ऑफ, बोला गया एक कविता किसकी मृत्यु के बाद लिखी गई, तो लॉर्ड नेल्सन थे, उनकी मृत्यु के बाद इस कविता को लिखा गया। नाम याद रखना, लॉर्ड नेल्सन। अगला क्वेश्चन है हमारा द लॉर्ड नेल्सन वाज द हीरो ऑफ, ये जो लॉर्ड नेल्सन थे वो वाज द हीरो ऑफ कहां के, तो नेपोलियन युद्ध हुआ था, नेपोलियनिक वार हुआ था, उसके हीरो थे ये। सी ऑप्शन हो जाएगा। द पोइम इज आल्सो अ ट्रिब्यूट टू वर्ड्सवर्थ, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कविता विलियम वर्ड्सवर्थ के किसके लिए श्रद्धांजलि, यानी कि इस पोइम के अंदर एक और व्यक्ति हैं जिनको उन्होंने ट्रिब्यूट किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है, तो वो थे उनके भाई जॉन, उनकी मृत्यु से दुखी होकर भी इस कविता को लिखा है, तो ब्रदर जॉन। अगला हाउ डिड विलियम बर्ड्सवर्थ ब्रदर जॉन डाई, बोला गया है विलियम बर्ड्सवर्थ के जो भाई थे जॉन जिनका नाम था, इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो शिपरैक में हुई थी, एक जहाज दुर्घटना हुई थी, उसमें इनके भाई जॉन की मृत्यु हो गई। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान बनाए रखना, ऑन विच डेट डिड जॉन बर्ड्सवर्थ डाई, अब ये कहीं नोट डाउन भी कर सकते हो कि जॉन बर्ड्सवर्थ की मृत्यु किस तारीख को हुई थी, तो 5 फरवरी 1805 में इनके भाई जॉन की मृत्यु हो गई थी। यहीं पे आपको एक क्वेश्चन है कि सैमुअल टेलर कॉलरिज की मृत्यु कब हुई और इनकी बहन विलियम बर्ड्सवर्थ की बहन डोरथी बर्ड्सवर्थ की मृत्यु कब हुई, उसे आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है एडमिरल नेल्सन डाइड एट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एडमिरल नेल्सन की मृत्यु कहां हुई थी, तो ट्रॉफलगर में हुई थी। ट्रॉफलगर एक जगह है, ठीक है, उस जगह पर इनकी नेल्सन की मृत्यु हो गई। नाम ध्यान बनाए रखना, ट्रॉफलगर, ट्रॉफलगर। अगला 10 नंबर का पॉइंट है वेन डेड नेल्सन डाई, नेल्सन कब मरे, तो 21 अक्टूबर 1805 को नेल्सन की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 21 अक्टूबर 1805 को। यह कविता किसके गुणों का वर्णन करती है, ये जो पोइम है वो डिस्क्राइब करती है द क्वालिटीज ऑफ हैप्पी वॉरियर। ठीक है, एक आदर्श योद्धा जिसे हम कहते हैं हैप्पी वॉरियर, उसके गुणों का वर्णन किया गया है इस पोइम के अंदर। 12 नंबर का क्वेश्चन है हमारा अ हैप्पी वॉरियर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, हैप्पी वॉरियर की विशेषता क्या है। ठीक है, तो जेनेरियोसिटी एंड नोबल स्पिरिट दिखाया जाता है। जेनेरियोसिटी क्या होता है, उदारता के लिए बोलते हैं, और नोबल स्पिरिट क्या होता है, हमारी महान आत्मा के लिए बोला जाता है। तो हैप्पी वॉरियर की जो विशेषता है उस क्या है, वो बहुत उदार और महान आत्मा है। सी ऑप्शन। अगला 13 नंबर का पॉइंट है द पोइम प्रेजेंट्स एन आइडियल, एक कविता किस आइडियल को, किस आदर्श को प्रस्तुत करती है, तो सैनिक, सोल्जर। दिस इज द हैप्पी वॉरियर रेफर्स टू, 14 नंबर का पॉइंट है
कि दिस इज द हैप्पी वॉरियर, ये किस चीज को प्रेजेंट करता है? तो साहस और सद्गुणों वाला जो आदर्श व्यक्ति होता है उसको प्रेजेंट करता है, एन आइडियल मैन ऑफ कैरेज एंड वर्च्यू। अगला, द टोन ऑफ द पोएम इज, इस पोएम की टोन कैसी है? तो इस पोएम की टोन बहुत ज्यादा एडमायरिंग और इंस्पायरेशनल है, बहुत प्रशंसनात्मक और प्रेरणादायक है, ठीक है ना। अब हम लोग वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, तो चलो शुरुआत करते हैं उनकी भी। सबसे पहला है हमारा कि द कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर इज अ पोएम, ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई? तो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। द पोएम वाज कंपोज्ड इन 1806, ये पोएम 1806 में रची गई है और ये पहली बार 1807 में प्रकाशित होती है। द पोएम वाज रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर, इट आल्सो यूजेस द हीरोइक कपलेट फॉर्म, यानी कि आइम्बिक पेंटामीटर और साथ ही साथ हीरोइक कपलेट दोनों का यूज किया गया है इस पोएम के अंदर। कौन सी पोएम? द कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर। अगला, द पोएम वाज इंस्पायर्ड बाय, ये जो पोएम है वो किससे इंस्पायर्ड होकर के इन्होंने लिखी है? तो द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन। बोला गया है कि लॉर्ड नेल्सन के मृत्यु से प्रेरित होकर के ये कविता लिखी गई। लॉर्ड नेल्सन नेपोलियन युद्धों के जो हैं वो क्या थे? हीरो थे। तो लॉर्ड नेल्सन वाज द हीरो ऑफ नेपोलियनिक वार्स। 18 नंबर का पॉइंट है, दीप सॉरी 8 नंबर का पॉइंट है, दी पोएम इज आल्सो अ ट्रिब्यूट टू बसवर्थ ब्रदर जॉन। बोला गया ये कविता विलियम बसवर्थ के भाई जॉन को भी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। एक चीज और बताएं प्लीज, आप लोग कमेंट जरूर कर दिया करो कि ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए वो सही डायरेक्शन में कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, या आपका कोई वैल्यूबल सजेशन हुआ करे मेरे लिए तो उसको भी कमेंट में दे दिया करो। जैसे कि क्योंकि हमारे लिए आपके कमेंट ही होते हैं जिससे कि हम आपकी भावनाओं को जान पाते हैं, समझ पाते हैं कि आप हमसे क्या चाहते हो, ठीक है। तो एक कमेंट करने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती है, हम आपके लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं। यकीन मानिए हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है, क्योंकि स्कूल से पढ़ाने के बाद में आने के बाद थक भी जाते हैं, लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं हारते। हम चाहते हैं कि 1 महीने में आपका जितना कल्याण करा सकते हैं उतनी ज़्यादा वीडियोज़ हम, मैक्सिमम वीडियोज़ आपको रिकॉर्ड करके वो जो है यूट्यूब पर दे दें, क्योंकि पेड क्लास तो अब हम चलाते नहीं हैं। सिर्फ आपको जितना भी मिलेगा सब कुछ यूट्यूब पर ही मिलेगा। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि कॉल मत किया करो, बहुत परेशान हो जाते हैं आपके कॉल को रिसीव कर करके, ठीक है। आप कोई भी अगर डाउट हुआ करे तो आप मैसेज छोड़ दिया करो, मैसेज हम जब भी हमें समय मिलेगा तो हम आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर कर दिया करेंगे। चलो, अब अगला पॉइंट क्या है हमारा? देखो, जॉन बसवर्थ डाइड इन अ शिपरेक इन 1805। बोला गया है कि जॉन बसवर्थ की मृत्यु 1805 में जहाज दुर्घटना में हुई थी। और 10 नंबर का पॉइंट है, बोला गया है एडमिरल नेल्सन डाइड एट द बैटल ऑफ ट्राफ, कुछ शब्द इतने अच्छे आ जाते हैं, ट्राफलगर। एडमिरल एडमिरल नेल्सन की मृत्यु 1805 में ट्राफलगर के युद्ध में हुई थी। 11 नंबर का पॉइंट देखो क्या है, दी पोएम डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ एन आइडियल वॉरियर। बोला गया है कि इस यह कविता जो है वो एक आदर्श योद्धा के गुणों का वर्णन करती है। जब आप इस पोएम को पढ़ोगे तो आपको नजर आएगा कि इस पोएम के अंदर ज्यादातर जो चर्चा हुई है वो एक आइडियल वॉरियर की हुई है। अगला, अ हैप्पी वॉरियर इज नोबल, जनरस एंड वर्चुअस। विलियम बसवर्थ ने बताया है कि जो हैप्पी वॉरियर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा महान होते हैं, उदार होते हैं और सद्गुणों से संपन्न होते हैं। अगला 13 नंबर का पॉइंट है हमारा, ही रिमेन्स काम एंड स्ट्रॉन्ग इन डिफिकल्ट सिचुएशन। वह कठिन परिस्थितियों में भी बहुत शांत और दृढ़ रहते हैं हैप्पी वॉरियर। अगला, इसीलिए उनके नाम के आगे हैप्पी वॉरियर लगा हुआ है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, लेकिन हर विपरीत परिस्थिति में भी वो बहुत अपने आप को कंट्रोल रखते हैं, शांत रखते हैं और दृढ़ रखते हैं। 14 नंबर का, ही कंबाइंस मॉरल वैल्यूज विद कैरेज। देखो कितनी बड़ी बात लाइन में बोली गई है, वह साहस के साथ नैतिक मूल्यों को भी अपनाता है। यानी कि हर एक व्यक्ति के कैरेक्टर में, व्यवहार में मोरल वैल्यूज जरूर होना चाहिए, यही व्यक्ति की पहचान बनाते हैं। द पोएम प्रेजेंट्स द आइडियल सोल्जर एवरी मैन शुड इंस्पायर टू बी। बोला गया है 15 नंबर पे, ये कविता उस आदर्श सैनिक को प्रस्तुत करती है जैसा हर व्यक्ति को बनना चाहिए। 16 नंबर का पॉइंट है हमारा, बोला गया है द वॉरियर परफॉर्म्स हिज ड्यूटीज विद डिडक्शन।
क्या पढ़ रहा हूँ? डेडिकेशन। द वॉरियर परफॉर्म्स हिज ड्यूटीज विद डेडिकेशन। और जो वॉरियर होते हैं वो अपना डेडिकेशन रखते ही हैं अपनी ड्यूटीज के अंदर। तो 16 नंबर पे यही बात बोली गई है, जो योद्धा होते हैं अपने कर्तव्यों को पूरे समर्पण के साथ निभाते हैं, फुल डेडिकेशन होता है। अगला 17 नंबर का है, ही इज गाइडेड बाई विजडम एंड इनर स्ट्रेंथ, जो सबके अंदर होना चाहिए, यानी कि वह बुद्धि और आंतरिक शक्ति द्वारा मार्गदर्शित होते हैं। हम अपनी विजडम, अपनी बुद्धि, अपनी इंटेलिजेंस का भी यूज करते हैं और साथ ही साथ जो हमारी इनर पावर होती है उसका भी उपयोग करते हैं। अगला बोला गया है 18 नंबर पे कि द पोएम एम्फेसाइजेस कैरेक्टर ओवर फिजिकल स्ट्रेंथ। और ये हर किसी के अंदर, वॉरियर के अंदर ही नहीं, सोल्जर के अंदर ही नहीं, बल्कि हर एक आम आदमी के चरित्र में ये चीज झलकना चाहिए कि ये जो कविता है ना वो हमको शारीरिक शक्ति से अधिक चरित्र के महत्व पर जोर देती है। यानी कि शारीरिक शक्ति से बहुत कुछ, सब कुछ नहीं होता, लेकिन आपका जो चारित्रिक पावर है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो इसीलिए बोला गया है कि ये जो पोइम है वो एम्फेसाइज करती है, जोर देती है कैरेक्टर पे ओवर फिजिकल स्ट्रेंथ, ना कि फिजिकल स्ट्रेंथ पे, यानी कि शारीरिक शक्ति से अधिक चरित्र की शक्ति पर बहुत ज्यादा महत्व प्रदान करती है। 19 नंबर का पॉइंट है, द टोन ऑफ द पोइम इज एडमायरिंग एंड इंस्पायरेशनल। इस कविता का जो भाव है वो बहुत ज्यादा प्रशंसा, बहुत एडमायरेबल है और इंस्पायरेशनल है। 20 नंबर का पॉइंट है और जो कि लास्ट पॉइंट है, और आज हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ की जो सीरीज है वो भी खत्म हो रही है। इसके बाद मुझे लग रहा है शायद ही कोई बची हो, शायद एक और पोइम बची है पीटर वेल्स, उसको भी मैं डिस्कस कर दूंगा अभी तुरंत ही। इस पॉइंट के अंदर हाईलाइट किया गया है इंपॉर्टेंस ऑफ वर्च्यू इन रियल लाइफ। ठीक है, ध्यान बनाए रखना, एक कविता वास्तविक जीवन के सद्गुणों को महत्व, जो वास्तविक जीवन के जो हमारे सद्गुण होते हैं उनके महत्व को उजागर करती है।